मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरी बाजुओं पर निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था वो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपने देख लिया होगा। सेकंड जो इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं वो है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में राजस्थान में किस तरह वो प्रभावी हुई, राजस्थान में किस तरह जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका क्या योगदान रहा, कौन कौन से एरियाज थे जहां पर 1857 की क्रांति जो थी वो हुई, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जो 1857 को जिन्होंने लेड किया। ठीक है, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अ, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्री और मेंस दोनों में ही इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 क्वेश्चन प्री में और 1 क्वेश्चन मेंस में, या तो 2 नंबर का या 5 नंबर का बनता है। 2018 में डूंगर जी जवाहर जी पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2021 में 5 नंबर का क्वेश्चन था रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 से। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बताती हैं कि जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीएससी बोर्ड की 9th क्लास की बुक जो है अपना सोर्स होगा और आरपीएससी भी वहीं से ही क्वेश्चन जो है वो उठाएगा। तो उसी बुक को हम ध्यान में रखते हुए का क्लास 9th राजस्थान फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड ये बुक है का फर्स्ट चैप्टर रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हम आज स्टार्ट करते हैं। डन। तो क्या हो रहा है अभी, सिचुएशन क्या है इंडिया में, उसकी सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान जो है वो एक सेपरेट एंटिटी था, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था कहीं पर, लेकिन बीच में क्या हुआ, मुगल एम्पायर की तरफ से इंटरफेरेंस होना शुरू हुआ। ठीक है, और ये इंटरफेरेंस भी कब तक रहा, जब तक मुगल्स रहे, जो पावरफुल मुगल्स थे, जो लेटर मुगल्स से पहले थे, औरंगजेब के टाइम तक। ठीक है, तब तक क्या हुआ, राजस्थान में मुगल एम्पायर जो था वो प्रभावी था, चाहे वो जोधपुर हो, जयपुर हो, या फिर अ, मेवाड़ का रीजन हो। ठीक है, लेकिन मुगल एम्पायर के खत्म होने के बाद, मुगल एम्पायर मतलब जो औरंगजेब की जब डेथ हुई, औरंगजेब की डेथ कब होती है, औरंगजेब की डेथ होती है 1707। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है और उसके बाद एक वाइड सा, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। कहां पर, राजस्थान में। राजस्थान में क्या होता है, राजपूताना में क्या होता है कि मुगल एम्पायर जो था वो पूरा कंट्रोल करके रखता है, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, वैसे ही एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और इस वैक्यूम को फिल कौन करता है, इस वैक्यूम को फिल करते हैं मराठास। ठीक है, और सब्सिक्वेंटली मराठास के बाद आते हैं पिंडेरी, और इनसे परेशान होकर ही किस तरह जो है वो अंग्रेज यहां पर राजस्थान में एंट्री लेते हैं। पहले राजस्थान सेपरेट एंटिटी था, उसके बाद मुगल एम्पायर की एंट्री होती है। मुगल एम्पायर में जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, वैसे एक वैक्यूम क्रिएट होता है और मराठास की एंट्री होती है। ठीक है, मराठास का इंटरफेरेंस जो है, मैंने आपको मराठास इन राजस्थान वाले लेक्चर में इन डिटेल पढ़ाया था कि किस तरह से जयपुर में, जोधपुर में और बाकी अदर एरियाज में जो है, बूंदी में, किस तरह से मराठास का इंटरफेरेंस था। ठीक है, कैसे हुडा सम्मेलन हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यहां हम उसको 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको मराठास इंटरफेरेंस से फिल होता है, बीच में पिंडारीज भी जो है वो इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, राजस्थान के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, टोटल उस समय 20 प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाते हैं। और इसके खिलाफ फिर यहाँ पर रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 होती है। तो ये पूरा चरणबद्ध जो एक स्टेज वाइज जो सिस्टम था वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मराठास ने इन्फ्लुएंस कहाँ पर इनिशियली स्टार्ट की, सबसे पहले वो साउथ में उनकी इन्फ्लुएंस हुई। मराठास मतलब जो मराठा जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वहां पर जो लोग रहते हैं वो मराठास हो गए। ठीक है, डोमिनेट कहाँ हुए, सबसे पहले साउथ में, उसके बाद ये अपर रीजन में आना शुरू हुए, मालवा जो आज का वर्तमान मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात, गुजरात का एरिया, और उसके बाद इन सारे एरियाज में अपनी डोमिनेंस स्थापित करने के बाद और इंटरनल क्लैशेस ऑफ राजपूताना जो किंग्स थे उसकी वजह से क्या हुआ, ये राजस्थान में एंटर, ये इनका एंट्रेंस राजस्थान में हुआ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मेवाड़ का एक रीजन था जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम था मंदसौर। ये मंदसौर रीजन में 1711 में क्या किया गया, मनी कलेक्ट की गई। मनी कलेक्ट करने का मतलब कोई टैक्स कलेक्ट किया गया या कोई कुछ भी कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार का आप ये माने कि पैसा जो है वो वहां से लिया गया। कहां से लिया गया, मेवाड़ के अंडर में आता था ये रीजन जो आज वर्तमान मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है मंदसौर। ठीक है, और इस बात से कंसर्न होने की वजह से ये बात बहुत चिंताजनक थी कि हम राजा हम हैं, मेवाड़ के राजा हैं। मेवाड़ के राजा उस टाइम कौन थे, संग्राम सिंह जी। संग्राम सिंह जी राजा हैं, लेकिन फिर भी वहां इनके ही राज्य में पैसा कौन वसूली कर रहे हैं, मराठास वसूली कर रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो इस चिंता को डिस्कस क्या की गई, जो मराठा प्रॉब्लम थी, उस मराठा प्रॉब्लम को डिस्कस किसने किया,
उदयपुर मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह जी ने किसके साथ किया, ठीक है, जयपुर के राजा जय सिंह जी के साथ डिस्कस की, और मुगल एम्परर जो थे मोहम्मद शाह जी के साथ ये डिस्कस की। तो 3 लोगों की यहाँ फर्स्ट मीटिंग हुई 1711 में, जब मंदसौर से पैसे इकट्ठे किए गए, मेवाड़ के रीजन था मंदसौर। तब महाराणा संग्राम सिंह उदयपुर ने मराठा प्रॉब्लम डिस्कस की जय सिंह जी से, ठीक है, जो जयपुर के राजा थे, और जय सिंह मतलब सवाई जय सिंह, ठीक है, और मुगल एम्परर जो थे मोहम्मद शाह, इन सब की एक मीटिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, 1724 में मराठा इन्वेजन जो है, मराठा आक्रमण जो थे वो राजस्थान में थोड़ी सी उनकी स्पीड जो है, मोमेंटम जो है वो बढ़ जाता है। और एक मेजर सेटबैक यहां पर आता है जब 1734 में 1734 में बूंदी में जय सिंह जी की जो सिस्टर थी वो बूंदी के राजा के साथ वहां पर उनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो यहां पर ये कल है यहाँ पर होता है जय सिंह जी के साथ, मराठा के साथ और बूंदी के राजा के साथ, ठीक है। तो ये पूरा मैंने इन डिटेल आपको मराठाज इन राजस्थान नाम का लेक्चर है, उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे क्योंकि मेन फोकस अपना क्या रहेगा, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ये हम सिर्फ एक प्रीफेस टाइप, एक इंट्रोडक्शन टाइप में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह मराठास जो है वो राजस्थान में आए, और फिर उसके बाद पिंडारी आए, फिर वो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हो रहा है, ठीक है। 1734 में क्या होता है, बूंदी का जो किंग होता है, ठीक है, अनसीटेड रूलर, मतलब जो राजा नहीं था, जिसको डिथ्रोन कर दिया गया था, ठीक है, वो मराठा हेल्प लेता है। बूंदी में राजा कौन होते हैं उस टाइम, दलेल खां। कौन होते हैं, दलेल खां, ठीक है। और दलेल खां के साथ क्या किया जाता है, दलेल खां को डिथ्रोन किया जाता है, और किसकी मदद से किया जाता है, मराठा की मदद से। कब की बात है ये, अप्रैल 1734 में बूंदी का जो अनसीटेड किंग होता है बुद्ध सिंह, ठीक है, वो मराठा हेल्प लेते हैं, और किसको हटाते हैं, बूंदी में उस टाइम कौन रहता होता है, दलेल सिंह को हटा दिया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट ओकेजन था जब मराठास की हेल्प ली गई थी इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कि अब तक क्या होता था कि सिर्फ राजस्थान के अंदर ही युद्ध हो जाया करते थे, राजस्थान से बाहर से हेल्प नहीं ली जाती थी, लेकिन यहां पर 1734 में बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध के चक्कर में, दलेल सिंह को अपने सिंहासन से हटाने के चक्कर में, और बुद्ध सिंह को वापस सिंहासन पर स्थापित करने के लिए, बुद्ध सिंह का शासन स्थापित करने के लिए मराठास की हेल्प ली गई। और इस तरह से ये क्या हुआ, यहां पर ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कि मराठास की हेल्प से ये मिशन अकम्प्लिश हुआ। तो मिशन अकम्प्लिश होते रहे, जब टारगेट्स अचीव होते रहे, तो राजाओं ने सोचा कि भाई ये तो अच्छी बात है, मराठास को पैसे दो। ये भाड़ेत सैनिक बन गए मराठा, कि इनको पैसे देते थे और ये युद्ध करते थे, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ कि मराठा की जो इंटरफेरेंस है राजस्थान में, वो धीरे 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 क्या हुई, और बढ़ने लग गई। द इंटरफेरेंस ऑफ मराठास इन राजस्थान कंटिन्यू टू इंक्रीज। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, जयपुर में ईश्वर सिंह माधो सिंह के युद्ध के बीच में भी मराठा है, उधर जोधपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में भी मराठा बीच में थे, ठीक है। तो इस तरह से मराठा आते रहे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रास्ता बना लिया, मालवा को इन्होंने कॉन्कर कर लिया। कब, 1735 में। और इसके साथ क्या हुआ, मराठा फाउंड एन इजी रूट टू रेड राजस्थान। डन। और मराठा जो है वो धीरे 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 कहां पर दिखने लगे, कोटा में, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, एंड गेटिंग ह्यूज सम ऑफ मनी फ्रॉम देयर, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, ये यहां से बहुत सारा पैसा यहां से ले जाने लगे, और वो सिर्फ किंग्स को ही नहीं लूटने लगे, उसके अलावा जो सेठ थे, जो मनी लेंडर थे, जो जागीरदार थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनको भी यहां पर ये लूटने लगे, ठीक है। इसके अलावा वो इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान में इंटरफेरेंस उनकी बढ़ने लगी, ठीक है। देयर एंट्री इनटू द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बूंदी, जोधपुर एंड जयपुर वाज ऑन द प्रीटेक्स्ट ओनली। बूंदी में तो क्या हुआ, दलेल सिंह को सिंहासन से हटाना था, ठीक है, बुद्ध सिंह ने इन्वाइट किया था, और बुद्ध सिंह की बीवी जो थी आनंदाबाई, उन्होंने बेसिकली इन्वाइट किया था। और आनंदाबाई जो थी वो कौन थी, यहाँ जय सिंह जी की जो थी वाइफ थी, ठीक है। जोधपुर में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ 1747 में, किस किस के बीच में, ईश्वरी सिंह के बीच में और माधो सिंह के बीच में, ठीक है। तब यहाँ ईश्वरी सिंह ने भी मदद ली और माधो सिंह ने भी मदद ली। कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि 2 राजा युद्ध लड़ रहे हैं, ये एक राजा है, ये दूसरा राजा है, और यहाँ पर युद्ध हो रहा है, इन्होंने मराठा हेल्प ली, इन्होंने 10 लाख रुपए यहाँ पर दिए, मराठा इनकी तरफ से लड़े, फिर इस राजा ने यहाँ पर 15 लाख रुपए दे दिए, तो मराठा इनको छोड़ के इनकी तरफ से लड़के इनको हरा दिया। इस तरह की भी सिचुएशंस कभी कभी राजस्थान में मराठास की तरफ से बनी है। ये सीधे सीधे इनका जो नाम आया वो ये था कि ये भाड़ेत सैनिक हो गए हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो, ठीक है। अब क्या होता है, नादिर शाह का इन्वेजन होता है। नादिर शाह का इन्वेजन कब होता है, 1739 में।
मार्च 1739 में नादिर शाह जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करता है और मराठा जो है वो हिंदूवाद का नाम लेकर राजस्थान के सारे किंग्स को जो है वो यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुगल कोर्ट का जो ग्रुपिज्म होता है उसके चक्कर में राजपूत किंग्स जो है वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मराठा स्टार्टेड कमिंग टू राजस्थान टू फिल द पावर वॉइड क्रिएटेड इन द सेंटर। इन सेंटर में जो पावर वॉइड क्रिएट होता है नादिर शाह की वजह से, उसको फिल करने के लिए, उस वॉइड को फिल करने के लिए राजस्थान में वो आते हैं। साहू जो है, अब यहां से मेन चीज शुरू होती है। देखो सारा खेल जो है वो सत्ता का है और पैसा का है। और पैसा कहां से आता है? टैक्स से, रेवेन्यू से। तो साहू जी जो है वो पेशवा बाजीराव को ऑर्डर देते हैं कि आप राजस्थान से 2 टैक्स वसूल करेंगे। कौन कौन से? एक टैक्स का नाम होगा चौथ और दूसरे टैक्स का नाम होगा सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी कहां से किया जाएगा? राजस्थान से किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है? ये एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 1732 में सवाई जयसिंह जो है उनको मालवा का सूबेदार बनाया जाता है और मराठा से वो डिफीट एक्सेप्ट करते हैं और अपने 28 परगना जो है वो मराठा को दे देते हैं। तो यहां भी एक प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि राजस्थान के जो राजा हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। कमजोर कहां कहां पड़े? जब मंदसौर से पैसा इकट्ठा किया गया तब संग्राम सिंह कुछ नहीं कर पाए। जब बूंदी में दलेल सिंह को हटाया गया तो जयसिंह कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जयसिंह कब के बिठाए हुए थे दलेल सिंह। ठीक है, अब बुद्ध सिंह की बीवी जो थी आनंदाबाई, वो जयसिंह की वाइफ थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये 28 परगने जो है वो मराठा को दे दिए। यहाँ पर हार हुई। तो इस तरह से राजपूत जितने भी राजा थे उनकी वीक पोजीशन जो है वो देखने को मिल रही थी 1761 से लेकर 1791 तक। और ये जो काल था 1761 से 91 का, ये डोमिनेटेड बाय मराठास था। ये मराठा के डोमिनेंस का टाइम था और जो राजपूत किंग्स थे वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था कि वो मराठास को काउंटर कर सके। और इसी बीच में क्या हुआ? ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है और यहां पर क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस होता है। और ये आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे कि ये कैसे, क्या जो ब्रिटिश सत्ता है वो किस तरह से यहां पर आई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो इंटरवेंशंस हैं इसके द्वारा, मराठास के द्वारा जो इंटरवेंशंस है राजस्थान में, उनसे जितने भी राजपूत राजा हैं वो एक तरह से उनकी आंखें खुल जाती है। और स्पेशली जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, मनी जो है, पैसा जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है। और वो पैसा जो है वो मराठास को दिया जाता था फ्रीडम के बदले में। लेकिन ऐसा भी हुआ है कभी कभी, कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी हैं कि जहां पर मराठास ने पैसे लेने के बाद भी उस जगह को खाली नहीं किया, उस जगह को आजाद नहीं किया। बट व्हेन द मराठास डिड नॉट वैकेट मालवा इवन आफ्टर टेकिंग द मनी, देयर वर efforts among the Rajput kings against Maratha to reorganize। क्या हुआ कि मालवा के लिए जो मध्य प्रदेश है उसको वैकेट करने के लिए यहां पर क्या दिया गया? पैसे दिए गए। ठीक है, किसके द्वारा दिए गए? राजपूत किंग्स के द्वारा दिए गए। लेकिन ऐसा भी हुआ कि पैसे लेने के बाद भी क्या होता है? पैसे लेने के बाद भी यहां पर मालवा को वैकेट नहीं किया जाता। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो जाती है कि यार यहाँ पैसे भी चले गए और मालवा को भी वेकेट नहीं किया गया। तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि जितने भी राजपूत किंग्स हैं वो मराठास के खिलाफ जो है रिऑर्गेनाइज होते हैं। इट वॉज नाउ डिसाइडेड टू एक्सपेल द मराठास फ्रॉम राजस्थान बाय यूजिंग द पावर इंस्टेड ऑफ मनी। उनको पता था कि पैसे के दम पर हम मराठास को यहाँ से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मराठा तो इतने उद्यमी हो गए हैं, इतने नॉटी हो गए हैं कि पैसे भी ले लेते हैं और जगह भी खाली नहीं करते, है ना। मालवा को नहीं दिया था इन्होंने पैसे लेने के बाद भी। तो इनको समझ में आ गया कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा और पावर का यूज करना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में, इसी क्रम में क्या हुआ कि जुलाई 1734 में जयपुर में, ठीक है, जितने भी राजा थे, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया, जयपुर के राजाओं ने ये डिसाइड किया कि जयपुर के राजा कौन? सवाई जयसिंह। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, ये सभी जितने भी राजा हैं यहाँ पर, ये सब यूनाइट होंगे। ठीक है, ये सब यूनाइट होंगे और क्या होगा? एक सेकेंड, हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसको रिलेटेड कि किस तरह से जो है वो मराठास को काउंटर किया जा सके और मराठास को एक्सपेल किया जा सके यहाँ से। ठीक है, और ये कब होता है? गैदर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड हुरडा इन मेवाड़। कौन सी जगह है? हुरडा नाम की जगह है। और इस सम्मेलन को कहा जाता है हुरडा सम्मेलन या हुरडा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कहां पर हुई? मेवाड़ में हुई। तत्कालीन मेवाड़। आज की बात की जाए तो हुरडा जो जगह है वो भीलवाड़ा में है। कब हुई? ये डेट इंपॉर्टेंट है। हुरडा कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने बुलाई।
कब बुलाई? 17 जुलाई 1734, डेट याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। 17 जुलाई 1734 को एक ट्रीटी साइंड होती है, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जितने भी राजा हैं राजस्थान के, वो कॉपरेट करेंगे युद्ध के टाइम पर, जब भी युद्ध काल होगा तो वो सारे एकत्रित होंगे और वो एक दूसरे की मदद करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टुगेदर एट रामपुरा। उन्होंने डिसाइड किया कि बारिश के मौसम के बाद, अब आप देखिए कि जुलाई का मौसम है, सावन का महीना, पवन करे शोर, ठीक है। तो 17 जुलाई 1734 बारिश का टाइम था। ये डिसाइड करते हैं कि सब एकजुट होकर काम करेंगे, सब कॉपरेट करेंगे, और बारिश के मौसम के बाद ये कहाँ मिलेंगे? रामपुरा में मिलेंगे, टू टेक एक्शन अगेंस्ट मराठास, ठीक है। और ये कसम खाते हैं कि ये किसी भी मराठा किंग को जो है वो शेल्टर या रिफ्यूजी नहीं देंगे उनके किंगडम में। डन। तो ये सारी चीजें कब डिसाइड होती है? 17 जुलाई 1734 को डिसाइड होती है, ठीक है। कहां पर डिसाइड होती है? मेवाड़ के हुडा में डिसाइड होती है। कौन डिसाइड करता है? सारे किंग्स मिलकर डिसाइड करते हैं। और हेड कौन होता है? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह इसको बुलाते हैं, और उदयपुर के जो राजा होते हैं वो हेड होते हैं, ठीक है, संग्राम सिंह जी। But this conference did not yield the desired results because the princely kings had mutual disdain. उनके आपसी जो डिफरेंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग्स थे, उनके आपसी डिफरेंसेस के चक्कर में ये जो कॉन्फ्रेंस था, इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकला नहीं। इन्होंने यहाँ पर शपथ तो ली कि हम ठीक है, हम रामपुरा में मिलेंगे रेनी सीजन के बाद, हम साथ साथ रहेंगे, हम दुश्मन को शेल्टर नहीं देंगे, दुश्मन के अगेंस्ट रहेंगे, जब भी युद्ध होगा, एक व्यक्ति पर अगर युद्ध होता है इन सब में से, तो हम सब पर युद्ध माना जाएगा। वो इस तरह की बातें यहाँ पर हुई, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें ही बन के रह गई। उनका कोई एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो यहाँ पर नहीं निकला, क्योंकि देयर इज ए लैक ऑफ टैलेंटेड एंड एक्टिव लीडरशिप। भाई यहाँ पे वो कसम खा के गायब हो गए। फिर ठीक है, बारिश का मौसम में मजे कर रहे हैं, आराम से पकोड़े खा रहे हैं, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं फिर आगे कि हमें रामपुरा में मिलके क्या करना है, ठीक है। तो देयर इज ए लैक ऑफ टैलेंटेड एंड एक्टिव लीडरशिप यहाँ पर थी। Selfish policies and deeds of the princely states were probably responsible for the failure of this conference. Selfish policies थी, ठीक है, उनके स्वार्थ थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो प्रिंसली स्टेट्स वो रेस्पॉन्सिबल थी फेलियर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? और 1735 में भी मुगल सहायता से, मुगल आर्मीज की सहायता से राजपूत किंग्स जो है वो मराठास को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1735 में पेशवा set out on a trip to North India. He accepted the hospitality of Maharaja Jagat Singh and gift and chauth was compromised. यहाँ पर क्या होता है? पेशवा जो है 1735 में नॉर्थ इंडिया आते हैं, महाराजा जगत सिंह के साथ वो बैठे होते हैं। जगत सिंह कौन है? संग्राम सिंह जी के बाद, ठीक है। जगत सिंह ने हेड की थी कि कौन सी कॉन्फ्रेंस? हुडा कॉन्फ्रेंस, 1734, 17 जुलाई 1734 में, ठीक है। ये सारी चीज 17 जुलाई 1734 में। डन। गिफ्ट और चौथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, थोड़ी सी नेगोशिएशन यहाँ पे होती है। देन ही केम टू जयपुर। उसके बाद वो जयपुर आते हैं। पहले तो किससे मिलते हैं? जगत सिंह जी से, मेवाड़ के। उसके बाद जयपुर आते हैं और जयपुर के जय सिंह जी से मिलते हैं, और विश फॉर ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मराठा एंड मुगल एम्पायर के लिए कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज फेल हो जाता है। और जो पेशवा की जो राजस्थान विजिट होती है, उसका आउटकम क्या निकलता है? उसका आउटकम ये निकलता है कि राजपूत जो है वो टैक्स पेयर बन जाते हैं। किसके? मराठास के। राजपूत टैक्स पेयर बन जाते हैं, या चौथ और सरदेश मुखी जो है वो देनी पड़ती है किसको? मराठास को, अलॉन्ग विद मुगल्स। और यहाँ पर मुगल्स भी टैक्स पेयर बन रहे हैं मराठा के। तो देखिए आप मराठा पोजीशन कितनी स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। तो राजस्थान में तो आप देखिए कि सारी इंटरनल इंटरफेरेंस करके इन्होंने, मराठा ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, ठीक है। राजपूत इनके टैक्स पेयर बन गए, मुगल्स इनके टैक्स पेयर बन गए। डन। अब क्या हो रहा है? 1738 में निजाम, हैदराबाद के निजाम से भी यहाँ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी की जाती है धुरासराई में, विदाउट फाइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर, अकॉर्डिंग टू विच मराठास रिसीव्ड सूबेदारी ऑफ मालवा एंड 50 लाख रुपए। और इसके बाद निजाम से भी यहाँ पर जो है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी की जाती है धुरासराई की, और सूबेदारी ऑफ मालवा ले ली जाती है, और 50 लाख रुपए और लिए जाते हैं। तो आप देखिए कि मराठास का जो डोमिनेंस है वो कितना बढ़ रहा है, कि राजपूत, मुगल, निजाम, सब पे कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद मराठा जो है वो एंटर करते हैं कहां पर? मारवाड़ में, और स्टार्टेड कलेक्टिंग चौथ इन सोजत। सोजत कहां पर है? सोजत जहां की मेहंदी बहुत फेमस है, ठीक है। रायपुर, जैतारन परगना, इन सब जगह वो क्या करते हैं? चौथ इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं 1742 में। अब यहाँ क्या होगा कि मराठा से परेशान होकर लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 1799 में एक पॉलिसी लेके आएंगे जिसका नाम होगा सब्सिडरी अलायंस, और सबसे पहले उस सब्सिडरी अलायंस पे साइन करने वाले होंगे हैदराबाद के निजाम,
ठीक है। उसके बाद वो सब्सिडरी अलायंस जो है वो राजस्थान में इंट्रोड्यूस होगी। राजस्थान के सारे प्रिंसली स्टेट जो है, मैं भविष्य बता रहा हूँ आपको, अब यहाँ से क्या होगा डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा आपको आकलन दे रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। सब्सिडरी अलायंस लेके आएंगे लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में, सबसे पहले साइन करेंगे उनको हैदराबाद के निजाम, उसके बाद राजस्थान में वो आएगी। ठीक है, करौली से शुरू होगा और सिरोही तक वो पूरी सब्सिडरी अलायंसेस 10 साल के अंदर अंदर जो है पूरा राजस्थान जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। फिर उसके बाद 1857 में क्या होगा, क्रांति होगी। अभी ये सिर्फ जो अभी चल रहा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से वी लेड टू द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। In 1787, the Rajputs got organized and defeated the Maratha at the place of तुंगा का युद्ध होता है महदजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के बीच में। सवाई प्रताप सिंह वही जिनके दरबार में 22 गुणी जनखाना और 22 ही भरमार जिनके दरबार में रहती थी, उनके खिलाफ वो और किसके खिलाफ लड़ते हैं, वो महदजी सिंधिया के खिलाफ। कब कहाँ लड़ते हैं, तुंगा में। 1787 में क्या शानदार युद्ध होता है और मराठास को जो है वो हरा दिया जाता है यहाँ पर। और 1791 के आसपास जो है वो मराठा पावर डिक्लाइन होने लगती है। और मराठा पावर जब डिक्लाइन होने लगती है तभी क्या होता है, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश पावर यहाँ पर स्ट्रेंथन होने लगती है साउथ इंडिया में, एंड दे वर ट्राइंग टू एंटर राजस्थान। और यहाँ पे जो ये जितने भी युद्ध हुए, इस युद्ध के चक्कर में क्या होता है, इस युद्ध के चक्कर में राजस्थान के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सब यहाँ पर क्या होते हैं, धीरे 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 कमजोर होने लगते हैं। द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द राजस्थान वीकन्ड ड्यू टू सक्सेशन स्ट्रगल, जो उत्तराधिकारी स्ट्रगल, युद्ध, संघर्ष जो हुए, लगातार संघर्षरत रहे राजस्थान के। कभी हुडा सम्मेलन कर रहे हैं, कभी जो है मीटिंग्स कर रहे हैं मराठास के साथ, कभी उनको चौथ दे रहे हैं, सरदेशमुखी दे रहे हैं। रेवेन्यू और पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर हर तरीके से जो है वो राजस्थान के जो किंग्स है वो यहाँ पर उनकी पावर जो है वो कम होती रही। इसके अलावा फ्यूडल कंपटीशन भी यहाँ पर बढ़ता रहा। 1791 में अंबाजी इंगाले सपोर्टेड महाराणा ऑफ मेवाड़। एज ए रिजल्ट महाराणा's अथॉरिटी ओवर डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ रीजन्स वर एस्टैब्लिश्ड। इनकी वजह से, अंबाजी इंगाले की वजह से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पे जो है महाराणा की अथॉरिटी जो है वो एस्टैब्लिश होती है। बट ड्यू टू म्यूचुअल प्रॉब्लम्स की वजह से, जितनी भी म्यूचुअल एस्ट्रेंजमेंट था ऑफ प्रिंसली क्लैंस की वजह से, जो भी इनके इंटरनल डिफरेंसेस थे, उनकी वजह से अंबाजी इंगाले जो थे वो उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाए, है ना। और 1795 में क्या होता है, चूड़ावत जो होते हैं वो मेवाड़ का आधिपत्य कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें आती है। और यहाँ पर अब किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आमिर खान पिंडारी का। 1802 में राजस्थान के प्रिंसली स्टेट ऑलरेडी मराठाओं से परेशान थे, ठीक है। और अब यहाँ पर कौन आ गए, पिंडारी आ गए। आमिर खान पिंडारी यहाँ पर आते हैं 1802 में। और 1809 1808 के आसपास कृष्ण कुमारी विवाद होता है, ठीक है। हालांकि कोर्स में अपने सिलेबस में एक्सप्लिसिटली कहीं भी मेंशन नहीं है ये कृष्ण कुमारी विवाद, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। शायद मैंने आपको मेवाड़ मेवाड़, हाँ बिल्कुल, सिसोदिया राजवंश में मैंने आपको कृष्ण कुमारी विवाद जो है वो पढ़ाया हुआ है डिटेल में। और उसके पीछे भी आमिर खान पिंडारी का ही बहुत बड़ा रोल था। वो नाथद्वारा पे कब्जा कर लेते हैं। भीम सिंह जो थे वो कुड नॉट कंट्रोल द म्यूचुअल डिसहार्मनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और इस तरह से यहाँ पर और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम जो थी वो मराठा से तो चल ही रही थी, साथ में पिंडारी भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, 1803 में क्या होता है। इसके साथ ही क्या हो रहा है कि 1803 में जो ब्रिटिश जो सॉरी मेवाड़ के जो राजा है वो नेगोशिएट करना चाहते हैं ट्रीटी ब्रिटिश के साथ। कौन किसके किंग के साथ, जयपुर के किंग के मदद के थ्रू, लेकिन वो यहाँ पर वो भी फेल हो जाते हैं। और 1793 से लेकर 1813 तक जो जोधपुर में जो है बहुत बड़ा संग्राम चलता है। यहाँ पर फ्यूडल कंपटीशन चलता है, नैरोनेस और स्ट्रगल फॉर सक्सेशन। यहाँ पर भी जो है वो मराठा इन्वॉल्व थे। ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इन डिटेल। कहाँ पर, मराठाज इन राजस्थान में। बोथ साइड्स ट्राई टू हायर सोल्जर्स, दोनों साइड जो है वो यहाँ पर भाड़े सैनिक हायर करने की कोशिश करते हैं। और बिग अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर दी जाती है। और ये जो बिग अमाउंट ऑफ मनी दी जा रही है, कहाँ से दी जा रही है, ये जोधपुर की जनता से ही तो, मारवाड़ की जनता से ही तो लिया जा रहा है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। टू गेट rid of the growing terror of the Marathas, the kings of Rajasthan started efforts to befriend the British। और यहाँ देखिए ये अब चीजें ब्रिटिश के पल्ले में आने लगी कि मराठा के टेरर से परेशान होते हुए, जो ग्रोइंग टेरर हो रहा था मराठास का, उसकी वजह से राजस्थान के जितने भी किंग्स है वो किसकी तरफ झुकने लगे, ब्रिटिश की तरफ झुकने लगे। हु वर द एनिमीज ऑफ मराठा, दुश्मन का दुश्मन जो है
वो दोस्त होता है। तो राजस्थान के दुश्मन कौन? मराठास, और मराठास के दुश्मन कौन? ब्रिटिश। तो राजस्थान और ब्रिटिश जो है आपस में दोस्त हो गए। इस तरह से क्या होता है, राजस्थान में ब्रिटिशर्स की जो है वो एंट्री होती है। किसकी वजह से? बेसिकली मराठास और पिंडारीज की वजह से, जो लूटपाट हो रही है, जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है चौथ और सरदेशमुखी, उससे परेशान होकर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1776 महाराजा पृथ्वी सिंह ऑफ जयपुर जो है, पृथ्वी सिंह ऑफ जयपुर जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं किसके पास? गवर्नर जनरल के पास, ठीक है, और एक्सप्रेस करते हैं डिजायर फॉर फ्रेंडशिप विद ब्रिटिश। ठीक है, ये कब की बात है? 1776 में है। ठीक है, अभी तक लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो यहां पर नहीं लेके आए हैं सब्सिडरी अलायंस, लेकिन और ये चीजें हुई किसने? जयपुर ने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन भेजा। ठीक है, उसके बाद कौन भेजता है? जोधपुर स्टेट भेजता है। जोधपुर मेड ए सिमिलर अटेम्प्ट बट डिड नॉट सक्सीड। ठीक है, यहां क्या हो रहा है अब आप चीजें समझने की कोशिश कीजिए। मराठास जो है वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाना चाहा। सबसे पहले किसने मिलाना चाहा? जयपुर के पृथ्वी सिंह जी ने। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलर टाइम किसने किया? जोधपुर ने। ये सारी चीजें कब हो रही है? 1776 के आसपास। ठीक है, तब तक ब्रिटिशर्स की कोई पॉलिसी नहीं थी सब्सिडरी अलायंस की। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो एक पॉलिसी लेके आते हैं जिसका नाम होता है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है कि हम आपको सहायता देंगे, हम आपकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी फौज हमारी होगी, हम आपके दोस्त होंगे, आप रेवेन्यू हमें देंगे, और इसके एवज में हम आपको क्या देंगे? कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, कोई भी युद्ध होगा, तो ब्रिटिशर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। ये पॉलिसी कब आती है? 1799 में। इस पॉलिसी पे साइन करने वाले सबसे पहले राजा होते हैं हैदराबाद के निजाम। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? 1803 में चेंजिंग देयर पॉलिसी, ब्रिटिश ऑल्सो बिकम विलिंग टू एंटर इनटू ए ट्रीटी विद द राजपूत स्टेट्स। और 1803 में वो जाके ब्रिटिशर्स जो है अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, और ये जो ट्रीटी है, ये कौन सी ट्रीटी है? सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। ठीक है, और नवंबर 1803 में ब्रिटिश कमांडर जो होता है लॉर्ड लेक, वो युद्ध लड़ता है सिंधिया के खिलाफ। बैटल ऑफ लसवाड़ी लड़ी जाती है, सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान, और वहां पर सिंधिया को जो है हराया जाता है, मराठास को जो है हराया जाता है। दिस डिफीट ऑफ द मराठास प्रोवाइडेड गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रीडम फॉर द राजपूत किंग्स फ्रॉम द सब्जुगेशन ऑफ द मराठास। ठीक है, और यहाँ पर लसवाड़ी में सिंधियास को हराया जाता है 1803 में। किसके द्वारा हराया जाता है? ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड लेक के द्वारा जो है वो हराया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस अब शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, रिवॉल्यूशन की जगह रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है आरबीएसई बोर्ड की किताब में। स्पेलिंग मिस्टेक्स, यार कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स है। बाकी कोचिंग सेंटर्स वगैरह या इधर उधर की किताबों में तो फैक्ट्स ही गड़बड़ होते हैं। कम से कम यहाँ फैक्ट्स तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ऑथेंटिक है ना, इसीलिए तो हमने ये चुना है, और आरपीएससी भी इसी को चुनेगी पेपर बनाने के लिए। ठीक है, आपको भी यही पढ़ना है, मजा इसी में ही है। आप कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, कोई भी और बढ़िया बढ़िया ऑथर पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, आरपीएससी यहीं आएगी पेपर बनाने। कहाँ आएगी? यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति की तरफ हम धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। मराठास को हमने साइड कर दिया, ब्रिटिशर्स से हमने दोस्ती कर ली, लेकिन वो भी कब तक दोस्त रहेंगे? उनके खिलाफ भी तो क्रांति होगी। अभी तक तो सिर्फ युद्ध हो रहे थे, अब क्रांति होगी। कब होगी? 1900, यार ये भी गड़बड़ है, 1987 लिखा हुआ है, 1857 रिवॉल्यूशन का। ठीक है, प्रिंसली जो किंग्स थे उनकी बात करते हैं। कोटा स्टेट में कौन था? राम सिंह। जोधपुर में, जोधपुर के तख्त पे कौन बैठे थे? तख्त सिंह। भरतपुर में जसवंत सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय। ये राम सिंह द्वितीय वही है जिन्होंने जयपुर को पिंक कलर करवा दिया था। ठीक है, जिन्होंने अल्बर्ट हॉल की स्थापना की, जिन्होंने राम प्रकाश थिएटर बनाया। ठीक है, जिन्होंने ये कला केंद्र जो है वो बनाए यहाँ पर। ठीक है, सिरोही स्टेट में कौन थे? शिव सिंह। ठीक है, इन शिव सिंह जी ने ही, सिरोही शिव सिंह जी ने ही वो किया था साइन। धौलपुर स्टेट में भगवंत सिंह, बीकानेर सरदार सिंह, करौली में मदनपाल, टोंक में ये मुस्लिम रियासत एकमात्र। ठीक है, नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी स्टेट में राम सिंह, अलवर स्टेट में विनय सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा स्टेट में लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर स्टेट में उदय सिंह। ठीक है, ये सारे जो थे ये राजा थे कहाँ के? राजस्थान के जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वहां के 1857 की क्रांति के समय। इसके अलावा एक और टेबल है, शायद मुझे ध्यान आ रहा है, और उस टेबल में जितने भी पॉलिटिकल एजेंट्स थे राजस्थान में ब्रिटिशर्स की तरफ से वो आएगा। पॉलिटिकल एजेंट्स कैसे बने हैं वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक हम मराठास के खिलाफ हो गए और ब्रिटिशर्स से हमने दोस्ती कर ली।
अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी युद्ध तो करना पड़ेगा, क्रांति तो करनी पड़ेगी। कैसे होगी वो क्रांति, वो अब हम बात करते हैं। 1303 की ट्रीटी के अनुसार क्या होता है, बिटवीन ब्रिटिश और राजपूत स्टेट्स दैट टू वुड ट्रीट ईच अदर इन अ फ्रेंडली मैनर। यहाँ पर 1803 में तो क्या होता है, सिर्फ एक ट्रीटी होती है फ्रेंडली मैनर की। सब्सिडी अलायंस जो है वो धीरे धीरे यहाँ आके, यहाँ अब जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें जाके सब्सिडी अलायंस होगा, ठीक है। द कंपनी वुड नॉट टेक अ ट्रिब्यूट फ्रॉम दीज स्टेट्स एंड वुड नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स। कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेफ्टी ऑफ दीज स्टेट्स will be on the company. Disputes with other states will be resolved with the help of company, etc. ठीक है, तो यहां पर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो 1803 की ट्रीटी की है, संधि की है, ठीक है। इसके अलावा सहायक संधि अभी नहीं हुई है, वो 1818 के आसपास जाके, 1817 के आसपास जाके होगी और वो 10 साल में पूरे राजस्थान को कवर कर लेगी, ठीक है। राजस्थान के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी, कंपनी की। जो भी डिस्प्यूट होगी कोई भी अदर स्टेट से, वो रिजोल्व कौन करेगा, कंपनी की मदद से रिजोल्व किया जाएगा, ठीक है। और इस ट्रीटी को किस किसने साइन किया, भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर ने ये ट्रीटी साइन की। 1811 में चार्ल्स मेटकाफ जो है वो दिल्ली के रेजिडेंट बनते हैं सेटन की जगह, और ही सजेस्टेड टू गवर्नर लॉर्ड मिंटो दैट a union of Rajasthan states be formed under British protection to end the subversive actions of Marathas, आमिर खान एंड पिंडारी। यहाँ जो ये तीनों जो बन के बैठे थे, प्रॉब्लम बन के बैठे थे राजस्थान के राजाओं के लिए, मराठा, आमिर खान, पिंडारी के लिए, इनके खिलाफ जो है वो एक यूनियन ऑफ राजपूत स्टेट्स बनाया जाए, ठीक है। ये किसको बताया गया, चार्ल्स मेटकाफ को बताया गया, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ ने बताया किसको, लॉर्ड मिंटो को। और इसी के साथ यहाँ पर जो है वो सारी चीजें यहाँ पर शुरू हुई, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस जो है राजपूत स्टेट के साथ, मराठास, आमिर खान, और आमिर खान भी पिंडारी थे, और बाकी पिंडारियों के खिलाफ एक यूनियन ऑफ राजपूत किंग्स जो है वो बनाया जाए। देन आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं ब्रिटिशर्स की जो कंपनी है, ठीक है, इंडिया में, उसकी एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं सुप्रीम पावर, ठीक है, कि सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल पे, सबसे अपेक्स लेवल पे कौन हो, कंपनी रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी रहे इंडिया में। और ये कैसे हो सकता है, जितने भी अपोनेंट्स हैं, चाहे वो मराठा हो, पिंडारी हो, राजपूत से, उनको सप्रेस करके, ठीक है। बट दिस वाज पॉसिबल ओनली व्हेन होलकर एंड सिंधिया वर कन्फाइंड इन देयर किंगडम्स एंड द पावर ऑफ द पिंडारीज वर सप्रेस्ड। तो कैसे हो सकता है सुप्रीम पावर का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी, होलकर और सिंधिया जो है वो अपने किंगडम्स के अंदर ही रहे, वो बाहर नहीं आए, मराठास वगैरह वो सब, और पिंडारीज की जो पावर है उसको सप्रेस किया जाए, ठीक है। तो ये इनका टारगेट अब बन गया था। फॉर दिस इट वाज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिशर्स टू टेक राजपूत स्टेट्स अंडर देयर प्रोटेक्शन एज दीज स्टेट्स वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंधिया, होलकर एंड पिंडारीज, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें थी, सिंधिया, पिंडारी और होलकर, इन तीनों ने राजपूत स्टेट्स के ऊपर डोमिनेट किया हुआ था, और राजपूत स्टेट्स को अब ये ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि अपने डोमिनेंस पे ले रहे, ताकि इनकी जो पावर है वो खत्म हो जाए। और इसके तहत इन्होंने 5 नवंबर 1817 को ब्रिटिशर्स ने जो है वो होलकर के साथ एक ट्रीटी की, और उस ट्रीटी के जरिए क्या हुआ, राइट टू मेक ट्रीटीज विद द स्टेट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ से राजस्थान के जितने भी स्टेट्स हैं उसके साथ ट्रीटी करने का जो राइट है वो यहाँ पर मिला। कौन सी ट्रीटी, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, ठीक है। और इसी के साथ मेटकॉफ के इन्विटेशन के बाद यहाँ पे सहायक संधियों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले सहायक संधि हुई थी 15 नवंबर, ठीक है। ये 5 नवंबर को यहाँ पर परमिशन ली गई, किससे, होलकर से। और 10 दिन बाद ही 15 नवंबर को क्या कर दिया गया, करौली के साथ सहायक संधि की गई, ठीक है। करौली के राजा उस टाइम कौन थे, हरबख्शपाल जी। 15 नवंबर 1817 को राजस्थान की पहली सहायक संधि करौली के राजा हरबख्शपाल से की गई, और सबसे व्यापक, विस्तृत और प्रभावशाली संधि जो थी वो कोटा के साथ की गई, ठीक है। कोटा के राजा उस टाइम कौन थे, उम्मेद सिंह या झालिम सिंह, ठीक है। तो करौली से ये चीज शुरू होती है, पूर्वी राजस्थान से ये चीज शुरू होती है। उसके बाद कोटा, उदयपुर, बीकानेर, हर प्रिंसली स्टेट के साथ यहाँ पर जो है वो संधि की जाती है, एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद द कंपनी। ट्रीटी की क्या शर्तें होंगी वो भी हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन अभी आप इतना सा ध्यान रखिए कि 5 नवंबर 1817 को होलकर से परमिशन लेने के बाद 10 दिन बाद ही 15 नवंबर 1817 को करौली के राजा हरबख्शपाल के साथ जो है वो यहाँ पर पहली जो सहायक संधि है, पहली सब्सिडरी अलायंस है, वो यहाँ पर हो गया था। उसके बाद कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर एंटर्ड इनटू ट्रीटी विद द कंपनी। फाइनली और सबसे लास्ट में जो ट्रीटी होती है वो 1823 में होती है। कब, 15 नवंबर, फिक्स कितने साल बाद, 6 साल बाद। 15 नवंबर 1817 को करौली के साथ ट्रीटी होती है, और 15 नवंबर
1823 को सिरोही के शासक कौन थे उस टाइम? शिव सिंह जी। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल में पढ़ाया था 1857 की क्रांति के आसपास कौन कौन से राजा कौन कौन से थे। ठीक है, तो करौली के राजा हरबख्श पाल के साथ 15 नवंबर 1817 को पहली संधि होती है, और 15 नवंबर 1823 6 साल बाद सिरोही के शासक शिव सिंह के साथ आखिरी संधि जो होती है, और इसके साथ ब्रिटिश हेगेमोनी जो होती है वो स्टेब्लिश होती है राजस्थान में 6 साल के अंदर में, 1817 से लेकर 1823 तक, एंड रिमेन्ड इंटैक्ट टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। और ये जो हेगेमनी है, ये जो पावर है, डोमिनेंस है जो ब्रिटिशर्स का, वो 1817 से 1823 तक की संधियों के द्वारा शुरू हुआ, और 1823 में पूरे राजस्थान को कवर किया, और उसके बाद ये कब तक चली? 1947 तक। इस तरह से ये जो सहायक संधियां हुई यहाँ पर, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि किस तरह मराठा आए, मराठाओं ने इंटरफेरेंस किया, उसके बाद पिंडारी आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने किस तरह, मेटकाफ ने जो है यहाँ पर करौली से लेकर सिरोही तक सब जगह सहायक संधि की और पूरे राजस्थान को अपने आधिपत्य में लिया। ट्रीटी की जो शर्तें हैं वो हम डिस्कस करते हैं, क्या शर्तें हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मेंस में 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा बनता है, क्योंकि देखिए आप सीधे 7-8 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। डन। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई अभी तक किस तरह सहायक संधियां हुई। दो यहाँ पर फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वापस आपको बता देता हूँ। संधि कब हुई? 15 नवंबर 1817 को हुई। किसने की? मेटकाफ ने की। सबसे पहले किससे की? करौली के राजा हरबख्श पाल से। सबसे आखिरी में किससे की? 15 नवंबर 1823 को सिरोही के राजा शिव सिंह के साथ। डन। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किस तरह यहाँ पर सहायक संधि जो हुई उसकी शर्तें क्या क्या थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पर राजस्थान में कितने प्रिंसली स्टेट थे? 20 प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, जिसमें से 17 वर रूल्ड बाय राजपूत। 17 जो थे वो राजपूत किंग्स थे वहां पर, 2 बाय जाट किंग्स थे। ठीक है, कौन कौन से थे? भरतपुर और धौलपुर। कौन कौन? भरतपुर और धौलपुर। डन। भरतपुर और धौलपुर जो था वो जाट कम्युनिटी के राजा थे वहां पर, और 1 बाय द मुस्लिम किंग। मुस्लिम किंग कौन था यहाँ पर? कौन सी रियासत का था? टॉक। ठीक है, तो 20 प्रिंसली स्टेट थे राजस्थान के, जिसमें से 17 राजपूत थे, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, ये सब। ठीक है, एग्जाम्पल 17 हो गए यहाँ पर। 2 जाट के द्वारा, जाट कम्युनिटी के द्वारा डोमिनेट की जा रही थी, रूल की जा रही थी। कौन कौन सी थी? धौलपुर और भरतपुर। और एक जो थी वो मुस्लिम किंग टॉक। ठीक है, द ट्रीटीज मेड विद द स्टेट्स हैड सम जनरल कंडीशंस एंड सम स्पेसिफिक वन। कुछ तो जनरल कंडीशंस थी जो सबके लिए समान थी, और कुछ किसी किसी पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट के लिए स्पेसिफिक थी। ठीक है, विच वर रिलेटेड टू दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के परिप्रेक्ष्य में वो की गई थी। जनरल टर्म्स तो थे वो ये थे। ठीक है, कि जैसे ही आप ट्रीटी साइन करोगे, कोई भी प्रिंसली किंग जो है वो ट्रीटी साइन करेगा, वैसे ही वो ब्रिटिश की डोमिनेंस, ब्रिटिश की सुजरेनिटी जो है वो यहां पर एक्सेप्ट कर लेगा। ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो यहां पर सीधे सीधे एक्सेप्ट किया गया इन प्रिंसली किंग्स के द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश एक्सेप्टेड द हेरिडेटरी यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रिंसली किंग्स। ठीक है, जो हेरिडेटरी यूरिसडिक्शन था वो एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश ने, कि भाई अगर कोई राजा बोल देता है कि मेरा बेटा यहाँ पर राजा बनेगा, तो ये जो हेरिडेटरी जुरिस्डिक्शन है ये ब्रिटिश ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, द ब्रिटिश अश्योर्ड टू प्रोटेक्ट ईच स्टेट। हर पर्टिकुलर स्टेट को, हर पर्टिकुलर राज्य को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल इन्वेजन, एंड टू मेंटेन इंटरनल पीस और ऑर्डर। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वेजन से हम प्रोटेक्ट करेंगे। कौन प्रोटेक्ट करेगा? ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे। किसको प्रोटेक्ट करेंगे? जो प्रिंसली स्टेट्स है, 20 प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको। और क्या किया जाएगा? इन 20 प्रिंसली स्टेट्स में इंटरनल पीस और ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात यहाँ पर, प्रॉमिस यहाँ पर किसने किया? ब्रिटिश ने अश्योरेंस दिया। इट वाज डिसाइडेड टू हैव ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट इन ईच ऑफ द स्टेट। हर रियासत में, हर प्रिंसली स्टेट में क्या होगा? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट होगा। इट वाज आल्सो अश्योर्ड दैट पॉलिटिकल एजेंट्स वुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल फंक्शंस। यहाँ पर जिस तरह से मराठा जो इंटरनल फंक्शंस में इंटरफेयर करते थे, उस तरह से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स जो है वो यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट होगा हर स्टेट का। अभी आप देखेंगे जब हम 1857 की क्रांति पूरी इन डेप्थ में होंगे उसके, तब देखेंगे किस तरह ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स के क्या क्या रोल थे वहां पर। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट होगा तो सही, लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो इंटरफेयर इन द इंटरनल फंक्शंस में नहीं करेंगे, कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होगा, जो कि पूरी तरीके से सत्य नहीं था। आगे आप देखेंगे किस तरह से धौलपुर के राजा जसवंत सिंह को हटाया जाता है। ठीक है, दलपत सिंह को वहां पर बैठाया जाता है, प्रतापगढ़ के, धौलपुर नहीं सॉरी डूंगरगढ़, डूंगरपुर के राजा को हटाया जाता है, जसवंत सिंह को, और प्रतापगढ़ के राजा को, दलपत सिंह को वहां पर बैठाया जाता है। वो सारी चीजें ब्रिटिश इंटरफेरेंस का एक एग्जाम्पल मात्र है, और आगे से धीरे धीरे एग्जाम्पल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, और उन्हीं चीजों की वजह से, वो ही जो जो प्रॉब्लम्स हुई वहां पर, उन्हीं चीजों की वजह से क्या होगा कि एंड में 1857 की क्रांति होगी। In return of British protection, the princely kings had to submit their foreign policy to the British and had to promise to submit their mutual disputes
टू द ब्रिटिश फॉर आर्बिट्रेशन। क्या हो रहा है कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन दे रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश प्रोटेक्शन देने के चक्कर में आपको क्या देनी होगी, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ब्रिटिशर्स को देनी होगी। मतलब आप, ये एक राज्य है और ये राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ कोई भी रिलेशन बनाने की कोशिश करता है तो वो राज्य डायरेक्ट नहीं बनाएगा, वो बीच में ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ जाएंगे और ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ से कॉन्टेक्ट करेंगे। तो एक तो फॉरेन पॉलिसी आपने यहाँ पर डेपुटेट कर दी, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ दिस पावर कर दिया फॉरेन पॉलिसी का। और दूसरा कि कोई भी दो स्टेट्स की जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स होगी उसमें बीच में बंदर कौन बनेगा, दो बिल्लियों के बीच में बंदर कौन बनेगा, ब्रिटिशर्स बनेंगे, वो यहाँ पर सलटारा करेंगे, आर्बिट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शर्तें थी जो और भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, कर रहे हैं। अगर जब भी रिक्वायर होगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि भाई हमें क्या है, मिलिट्री चाहिए, तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपने मिलिट्री रिसोर्सेज, जितने भी अपनी सेना सेना हो गई, चाहे अपने हथियार वगैरह हो गए, वो सारे हैंड ओवर कर दिए जाएंगे किसको, ब्रिटिशर्स को। दिस क्लॉज गिविंग एनुअल ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश वाज डिफरेंट फ्रॉम इन ऑल द ट्रीटीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। एनुअल ट्रिब्यूट जो है वो ब्रिटिशर्स को दी जाएगी और वो हर स्टेट के साथ अलग अलग अमाउंट है। टू डिटरमाइन दिस अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट, द ट्रिब्यूट गिवन टू मराठास वाज मेड ऑन द बेसिस, ठीक है, कि जो ट्रिब्यूट, जो पैसा आप मराठास को देते थे, उसी बेसिस पे वही या उसके ही प्रोपोर्शन में पैसा आप किसको देंगे, ब्रिटिशर्स को देंगे। यहाँ पर ये एक और शर्त यहाँ पर लगाई गई। शर्त क्या है, सब क्लॉज हो गया, क्लॉज दे दिया कि हम एनुअल ट्रिब्यूट लेंगे, एनुअल ट्रिब्यूट किस तरह से मानी जाएगी, तो सब क्लॉज में ही हो गया, ठीक है। प्रिंसली किंग्स ऑफ राजस्थान गॉट प्रोटेक्शन बट दे हैड टू लूज देयर इंडिपेंडेंस टू द ब्रिटिश। यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन तो मिल गई। अब एक बात बताइए, मराठा को जितना पैसा दिया जा रहा था उतना ही पैसा यहाँ पर ब्रिटिशर्स को दिया जाने लगा, लेकिन बात क्या हो गई कि मराठा अंशंत शासन करते थे, जो मन में आया, पैसे भी ले लिए और इंडिपेंडेंस भी नहीं दी, राज्य भी नहीं दिया, और इस तरह से मतलब जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, लूटपाट मचाना और उधम मचाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये एक हम करेंगे, हम लूटपाट करेंगे, ठीक है, हम आपसे पैसा भी लेंगे, एनुअल ट्रिब्यूट भी लेंगे, उसी प्रोपोर्शन में लेंगे जिस प्रोपोर्शन में मराठा लेते, लेकिन हम ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड जो शासन था वो ऑर्गेनाइज शासन में कन्वर्ट हो गया, कि जब मराठा जो कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थी मराठा की, यहाँ पर क्या हुआ, ट्रीटी की रूल्स रेगुलेशन, जो 7 पॉइंट्स हमने पढ़े ये हो गए। ट्रिब्यूट भी फिक्स हो गई, मराठास क्या करते थे, कभी बढ़ा दिया कभी ज्यादा मांग लिया, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर एनुअल ट्रिब्यूट जो है वो फिक्स हो गई और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ले डाउन कर दिए गए। ये राजस्थान को प्रोटेक्शन तो मिली, ठीक है, कोई भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं होगा जो कि मराठा करते थे, ठीक है। कोई एक्सटर्नल इन्वेजन होगा तो ब्रिटिशर्स जो हेल्प करेंगे, सारी चीजें यहाँ पर बढ़िया हुई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो सबसे मतलब महंगी जो चीज होती है या सबसे कीमती जो चीज होती है आपकी इंडिपेंडेंस, वो जो है वो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को दे दी, ठीक है। ये जितनी भी ट्रीटीज थी, इनके मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट हुए राजस्थान के स्टेट्स पे। और ये जो चीजें हैं, ये जितने भी इफेक्ट्स, मल्टी डायमेंशनल मल्टी फैसेटेड इफेक्ट्स जो देखने को मिले स्टेट्स ऑफ राजस्थान के, ये ऐसे नहीं देखने को मिले कि एकदम से भाई ट्रीटी हुई 1817 1823 में और उसके बाद आपको देखने को मिल गया कि भाई अरे यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो गई। धीरे 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 क्या हुआ, आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट ब्रिटिशर्स ने अपना रंग दिखाना यहाँ पर शुरू किया। इस पैराग्राफ में और अगले 2 पैराग्राफ्स में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह वो जो 1823 में जितनी भी सहायक संधियां हुई, उन सहायक संधियों को किस तरह धीरे 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 वो राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स के लिए ही हानिकारक होना वो चीज शुरू हो गई। जो चीज एक अच्छी माइंडसेट के साथ शुरू हुई थी वो ही एक नेगेटिव माइंडसेट में बदल गई, किस तरह से उस इफेक्ट वो हुआ, ठीक है। अब एनुअल ट्रिब्यूट आप दे रहे हो, रेगुलर पेमेंट कर रहे हो एनुअल ट्रिब्यूट का, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या आई कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ राजस्थान वीकेंड, जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी चरमरा गई, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रेगुलर पेमेंट कर रहे हो, रेगुलर ट्रिब्यूट दे रहे हो किसको, कंपनी को, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या हुआ, पॉलिटिकल एजेंट्स कंटिन्यू टू इंटरवीन इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर इन द स्टेट। ये पॉइंट्स है ना यहाँ पर कि इंटरनल ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर हम बनाएंगे, तो इंटरनल पीस एंड ऑर्डर के नाम पर जितने भी पॉलिटिकल एजेंट्स थे वो क्या करते थे, इंटरवेंशन करते थे, इंटरफेरेंस करते थे, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर होने लगी। फिर क्या हुआ कि राजा जितने भी थे वो यहां पर देखने लगे कि भाई गवर्नेंस नहीं है, राइट्स नहीं है, तो राजा ने क्या किया, राजा के पास अधिकार ही नहीं, अधिकार कम थे राजा के पास, तो राजा इंडिफरेंट हो गया टू द गवर्नमेंट वर्क। जो लोगों के लिए जो पब्लिक वर्क करने थे, स्कूल खोलने थे या सड़कें बनानी थी या एक्सवाइजेड कोई भी जो भी डेवलपमेंट वर्क्स यहाँ पर करने थे लोगों के लिए, वो यहाँ पर उसके लिए राजा इंडिफरेंट हो गया। राजा को फर्क ही नहीं पड़ता था कि राज्य में क्या हो रहा है, लोगों की तरफ ध्यान देना उसने बंद कर दिया था। उसका उसका मेन फोकस ये था कि एनुअल ट्रिब्यूट जो है वो ब्रिटिशर्स को पहुंचाई जाए और वहां से कोई प्रॉब्लम ना हो पाए।
और इस तरह से इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए भाई एक पॉलिटिकल एजेंट आपके ऊपर बैठा रखा है जो आपसे रेगुलर ट्रिब्यूट ले रहा है, जो आपके मामलों में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, आप धीरे धीरे देखने लगेंगे कि इन परिस्थितियों के कारण क्या हुआ, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स थे वो डिक्टेटर्स बन गए स्टेट्स में। ठीक है। इन एडिशन टू द रिकवरी ऑफ द ट्रिब्यूट ऑफ द कंपनी, जो ट्रिब्यूट जो एनुअल ट्रिब्यूट दिया जा रहा था उसकी रिकवरी करने के लिए कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो फोर्सिबली इंपोज किए गए। हर तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ऐसी तैसी की जा रही है। ठीक है, चाहे वो पेमेंट ले रहे हैं तो भी पेमेंट हो रहा है, पेमेंट की रिकवरी के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर लिए जो है वो इंपोज किए गए, फोर्सिबली इंपोज किए गए। और ब्रिटिशर्स ने ये तक करने की कोशिश की जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट्स हैं उनको तक को कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे कि आपको मेजर एग्जांपल देखने को मिलेगा, जो सांभर लेक है वहां पर साल्ट प्रोडक्शन होता था। मेजर एरियाज ऑफ सांभर लेक हो गई, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना हम, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज में पहला एग्जांपल आता है सांभर लेक। दूसरा एग्जांपल आ रहा है ओपियम प्रोडक्शन एरियाज ऑफ मेवाड़। ये दोनों चीजें किसने ले ली, ब्रिटिशर्स ने ले ली। द मेजर एरियाज ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन इन सांभर लेक एंड ओपियम प्रोडक्शन एरियाज ऑफ मेवाड़ वर ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश। आप देखेंगे कि पैसा भी लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी लिए जा रहे हैं, इंटरनल मैटर्स में इंटरवेंशन भी हो रहा है, पॉलिटिकल एजेंट जो है वो डिक्टेटर्स बन चुके हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सांबर लेक पे आधिपत्य हो गया। ओपियम प्रोडक्शन एरियाज जो मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के ओपियम अफीम प्रोड्यूसिंग एरियाज थे उन पर भी आधिपत्य हो गया। ठीक है। इसके अलावा पीस एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो इंग्लिश ट्रूप्स थी वो हर स्टेट में जो है वो वहां पर सेटल कर दी गई। और जहां जिस भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल मेवाड़ में वो बनाई गई, रखी गई इंग्लिश ट्रूप्स, अगर वहां पर उनका स्टे मेवाड़ में किया गया तो उनका पूरा खर्चा जो है, जितना भी एक्सपेंसेस है उस पूरी ट्रूप्स का, वो कहाँ से उठाया जाता था, वो भी उन स्टेट से उठाया जाता था। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी संधि से जो बात शुरू हुई थी, मराठा प्रोटेक्शन से जो बात शुरू हुई थी, वो चीजें कितना जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो है वो राजस्थान के राजाओं को प्रभावित करने लगी। ठीक है, नेगेटिवली प्रोवाइड करने लगी। और इन सब चीजों के चलते आउटकम, फाइनल आउटकम क्या निकला, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द स्टेट्स वीकेंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंपोजिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रिब्यूट्स एंड अदर एक्सपेंसेस। हो क्या रहा है यहाँ पर, आप बेसिकली देखें कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स जो हैं वो डिक्टेटर्स बन गए हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कब्जा हो गया है, कंट्रोल हो गया है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से, सांबर लेक हो गई, ओपियम प्रोडक्शन एरियाज हो गए, ट्रिब्यूट जो है एनुअल ट्रिब्यूट तो जा ही रही है, साथ में उसके कलेक्शन के लिए, उसके रिकवरी के लिए और मैनी एक्सपेंसेस जो है वो फोर्सिबली इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल एजेंट जो है इंटरवेंशन कर रहे हैं, मेंटेनिंग ऑर्डर एंड पीस इन द स्टेट। और इसके अलावा इंग्लिश ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर स्टेट्स में सेटल की जा रही है और उनके भी एक्सपेंसेस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और आप वो वाली बात है ना कि इधर कुआ उधर खाई, ठीक है, कि आसमान से टपके खजूर पर अटके। तो वैसे ही मराठा प्रॉब्लम से निकलने के चक्कर में, ये सहायक संधियों के चक्कर में क्या हुआ, सहायक संधियां की गई मराठा चक्कर से निकलने के लिए, सहायक संधियां हुई और सहायक संधि की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की ये यहाँ पर राजपूत किंग्स जितने भी हैं उनके सामने यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है। अब क्या हुआ, अब इनका दूसरा टारगेट क्या था कि जितने भी राजस्थान के, हमने क्या किया कि राजस्थान के राजाओं को तो ट्रीटी में ले लिया। द किंग्स ऑफ राजस्थान एंटर्ड इनटू ट्रीटीज इन 1818, है ना। 1818 से कब तक, 1823 तक, 15 नवंबर 1823, 15 नवंबर 1818 से लेकर 15 नवंबर 1823 तक क्या हुआ, सारी सहायक संधियां हो गई। ठीक है। मराठा टेरर जो था उसको खत्म किया गया एंड कंट्रोल किया गया किसको, फ्यूडल लॉर्ड्स को यहां पर कंट्रोल किया गया। ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर द ट्रीटीज द राजपूत किंग्स ट्राइड टू क्रश द पावर ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। ट्रीटी होने के बाद जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जागीरदार वगैरह या जो भी सेठ सामंत थे, उनकी पावर को खत्म करने का जो है वो किसके साथ, किसका सहारा लिया गया, ब्रिटिशर्स का सहारा लिया गया। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने काफी यहाँ पर स्टेप्स लिए। क्या टारगेट था, टारगेट था कि फ्यूडल लॉर्ड्स जितने भी है उनकी जो पोजीशन है उसको वीक किया जाए। ठीक है। मराठा टेरर को खत्म कर दिया गया है। राजस्थान के जितने भी किंग्स थे, राजपूत किंग्स थे, उनको अपने अंडर में कंट्रोल में ले लिया गया है। और अब थर्ड पॉइंट क्या किया जा रहा है, फ्यूडल लॉर्ड्स की ताकत को खत्म किया जा रहा है। ठीक है। एज सच इट वाज नाउ डिसाइडेड टू रिकवर कैश फ्रॉम द फ्यूडल जितने भी थे उनसे क्या किया जाए, कैश लिया जाए। किसके लिए, इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री सर्विस, उनको मिलिट्री सर्विस दी जाए फॉर द प्रोटेक्शन। और जितने भी प्रिविलेजेस हैं जागीर एरियाज में, किनके पास, फ्यूडल्स के पास, उसके ऊपर भी वहां पर प्रॉब्लम की जाए। सच रेसिडेंट्स ऑफ जागीर कुड नॉट
सेटल इन एनी अदर प्लेस विदाउट द परमिशन ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा चार्जिंग पैसेज फी की गई, ठीक है, फ्रॉम द ट्रेडर्स, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये की गई, जिससे कि क्या हुआ कि जितने भी प्रिविलेजेस थे फ्यूडल लॉर्ड्स के वो अबॉलिश किए गए। और 19वीं सेंचुरी तक जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स की लीडरशिप थी जागीर रीजन में, उसके सोसाइटी में, और रेपुटेशन थी, वो सारी चीजें थी। उसके बाद क्या हुआ, फ्यूडल लॉर्ड्स की जो लीडरशिप थी वो 19वीं सेंचुरी के अंत तक वो भी खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया, मराठा टेरर को समाप्त किया गया, सबसे पहले पिंडारियों को समाप्त किया गया, ब्रिटिश राजपूत रूलर्स को अपने कंट्रोल में लिया गया, और फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर को खत्म की गई। तो इस तरह से जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो पूरी तरीके से राजस्थान के कंट्रोल में यहाँ पर आ गए। उसके बाद जो इंटरफेरेंस की मैं बात कर रहा था कि पॉलिटिकल एजेंट्स की क्या इंटरफेरेंस थी, वो इंटरफेरेंस यहाँ आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में साफ साफ तौर पर देखने को मिलेगी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। जसवंत सिंह जो है, जो किंग थे कहाँ के, डूंगरपुर के, डूंगरपुर जो अपना बिल्कुल यहाँ साउथ में जो एरिया आता है, ये वाला एरिया, ठीक है, राजस्थान का बिल्कुल नीचे वाला एरिया, उसमें उसके राजा थे जसवंत सिंह। वहां के राजा को डिथ्रोन किया गया था, रिमूव किया गया था फ्रॉम द थ्रोन, और किसको राजा बनाया गया था, दलपत सिंह को। दलपत सिंह कौन थे, प्रतापगढ़, यहाँ ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, और यहाँ ऊपर प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, प्रतापगढ़ के राजा के जो पोते थे उनको दलपत सिंह जी को क्या बनाया गया, डूंगरपुर का राजा बनाया गया। तो ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है किसका, इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट्स इन द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और आगे ये चीजें, ये एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएंगे, ये यहां से तो शुरुआत हुई है जसवंत सिंह ऑफ डूंगरपुर से। तो ठीक है, ड्यू टू दिस, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के को एक नेगेटिवली देखा गया यहाँ पर। ये जो इंसिडेंस यहाँ पर हुआ ना कि डूंगरपुर में जो इन्होंने किया जसवंत सिंह जी के साथ, उसके साथ पीपल की जो एक एक नेगेटिव फीलिंग यहाँ पर जनरेट हुई। इसके बाद क्या हुआ, डिपोज किया जाने की कोशिश की गई राजमाता भटियाइनी को, जयपुर की जो भटियाइनी है उनको। ठीक है, और लोग इतने ज्यादा एंग्री हुए कि उन्होंने कैप्टन ब्लेक जो है उनका मर्डर कर दिया। ठीक है, जो राजमाता भटियानी है जयपुर की, उनको यहाँ पर डिपोज करने की कोशिश की गई, और जिसके चक्कर में लोग इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी। कोटा में क्या किया गया, द ब्रिटिशर्स सपोर्टेड जालिम सिंह, जालिम सिंह को सपोर्ट किया गया अगेंस्ट द देन महाराव किशोर सिंह। किशोर सिंह की जगह, तो ये भी तो भाई किशोर सिंह जो है वो राजा है, ठीक है, और सपोर्ट किसको किया जा रहा है, जालिम सिंह जी को सपोर्ट किया जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और हाड़ा राजपूत जो है कोटा के, वो खड़े हुए किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। अब क्या हुआ, नेगेटिव फीलिंग यहां से होना शुरू हुई। ठीक है, आप देखेंगे किस तरह से सब्सिक्वेंटली हम बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं क्रांति की तरफ, कि किस तरह नेगेटिव फीलिंग यहाँ से शुरू हो रही है। चाहे वो डूंगरपुर का केस हो, चाहे वो जयपुर की राजमाता भटियानी जी का केस हो, उसके बाद कोटा, यहाँ पहले क्या हुआ, यहाँ पे तो नेगेटिव फीलिंग शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये कैप्टन ब्लेक को मार दिया गया, मर्डर ही हो गया। ठीक है, तीसरे इंस्टेंस में क्या हुआ कि राजपूत जो है, हाड़ा राजपूत है कोटा के, वो आर्म्स लेके खड़े हो गए ब्रिटिशर्स के सामने, यहाँ युद्ध की सी स्थिति खड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ अलवर और भरतपुर, जो मेवात का एरिया था अलवर और भरतपुर का, वहां पर भी ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया और माइनर प्रिंसेस को वहां पर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, माइनर प्रिंसेस छोटे मतलब 18 साल के नाबालिग जो प्रिंस थे वो अलवर और भरतपुर में बना दिए गए। ठीक है, और जब माइनर प्रिंस यहां पर है तो सीधा सीधा कंट्रोल किसका हो गया, पूरे अलवर और भरतपुर पर, ब्रिटिशर्स का। Because in the event of being a minor king, the Britishers had the opportunity to establish their control over the administration of the state. पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ किसके कंट्रोल में, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। ठीक है, तो कहां कहां प्रॉब्लम्स आई, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में प्रॉब्लम आई, फिर जयपुर में प्रॉब्लम आई, मर्डर हो गया, उसके बाद कोटा में प्रॉब्लम आई, युद्ध की सी स्थिति हो गई, उसके बाद अलवर और भरतपुर में माइनर प्रिंसेस को इंस्टॉल कर दिया गया, जिससे कि ये पूरी प्रॉब्लम आई। उसके बाद महाराजा मान सिंह ऑफ जोधपुर जो है वो ऑल्सो स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आप देखेंगे कि अभी तक तो चीजें छोटी छोटी रियासतों में चल रही थी, डूंगरपुर प्रतापगढ़ अलवर भरतपुर, ठीक है, उसके बाद कोटा जयपुर भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन अब मारवाड़ के राजा मान सिंह जी जो है वो भी ब्रिटिश सरकार के जो है वो एक अपोनेंट बन चुके थे। ड्यू टू हिज एफर्ट्स डिसकंटेंट, मेजर वर्ड है ये जो डिसकंटेंट है, यही है जिसकी वजह से क्रांतियां होती है। ड्यू टू दिस हिज एफर्ट्स डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश पावर स्टार्टेड टू डेवलप इन द अदर स्टेट्स एज वेल। और आप देखेंगे कि सहायक संधि 1823 में हुई थी, इसके मात्र 25 साल के अंदर में 1850 के आसपास पूरे ही राजस्थान की अलग अलग रियासतों में जो डिसकंटेंट था, जो नेगेटिव फीलिंग्स थी अमंग फॉर द ब्रिटिशर्स, वो यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अभी हमने लास्ट टेबल में हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स के किंग। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स कौन कौन थे 1857 के रिवॉल्यूशन में। कोटा स्टेट में
बर्टन थे। आप जब भी मैं इनके बारे में अभी आपको पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ क्रांति हुई, कैसे कैसे हुई, तो उस क्रांति के दौरान जो मेजर रोल आएगा वो इन पॉलिटिकल एजेंट्स का आएगा। ठीक है, राजाओं के ऊपर जो जितने भी राजपूताना रेजिडेंसी थी, एजेंट टू गवर्नर जनरल सबसे ऊपर होते थे, AGG। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और उसके नीचे कौन होते थे, पॉलिटिकल एजेंट्स। और एजेंट टू गवर्नर जनरल से ऊपर होते थे गवर्नर जनरल। ये पूरी हायरार्की यहाँ पर है। गवर्नर जनरल हो गए, फिर पूरे राजस्थान का एक एजेंट टू गवर्नर जनरल हो गया, और अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में कौन हो गए, पॉलिटिकल एजेंट्स हो गए। ठीक है, तो अगर बात की जाए राजपूताना रेजिडेंसी की, तो उसके एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन है, लॉकेट। यहाँ गवर्नर जनरल कौन है, वारन हास्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन है, लॉकेट। ठीक है, लॉकेट। और पॉलिटिकल एजेंट्स की बात की जाए तो कोटा स्टेट में कौन है, मेजर बर्टन। जोधपुर स्टेट में मैक मैसन। भरतपुर स्टेट में मॉरिसन। उदयपुर स्टेट में इडन। ठीक है, जयपुर स्टेट में शावर्स, और सिरोही स्टेट में JD हॉल। ये सारे यहां पर कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट्स थे। ठीक है, अब हम धीरे धीरे जो है वो पूरी तरीके से इन बिटवीन द क्रांति के टाइम पर आ चुके हैं। अब ये क्रांति होने ही वाली है, आप ये माने। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें हमने पढ़ी, आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी तो हासिल कर ली। ठीक है, जो भी हमने आपको चीज पढ़ाई अभी तक, उसमें क्या हुआ कि पॉलिटिकल सुप्रीमेसी यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा हासिल हो गई। ठीक है, लेकिन अब क्या टारगेट है इनका, भाई इन्होंने मराठास को काउंटर कर लिया। फिर मराठास के बाद कौन काउंटर हुआ, मराठास के बाद पिंडारीज को काउंटर कर लिया। राजपूत किंग्स जो थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद फ्यूडल लॉर्ड्स को जो है वो खत्म कर दिया, उनकी पावर को खत्म कर दिया। इकोनॉमिकली रॉबस्ट हो गए। अब क्या करना है इनको, इनको राजस्थान के ऊपर कल्चरल विक्ट्री जो है, ठीक है, उसको स्थापित करना है कि कैसे भी हम राजस्थान में हमारी कल्चरल सुप्रीमेसी यहाँ पर जो है वो हासिल हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि जितने भी राजस्थान में प्रिविलिंग ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, इवल्स है, उनको खत्म करने के लिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यहाँ पर शुरू करते हैं। और ये एक अनदर ड्रास्टिक जो है वो क्रांति की तरफ बढ़ता हुआ एक अलग दूसरा स्टेप जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, कैसे शुरू हो गया कि भाई राजा महाराजा तो यहाँ पर परेशान थे ही इनसे, लेकिन अब क्या होगा कि अब जो आम जनता के जो ट्रेडिशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, जो कस्टम्स है, जो इवल्स हैं, उनको अगर खत्म करने की बात की जाएगी, उनके धर्म को खत्म करने की बात की जाएगी, तो आम जनता भी यहाँ पर त्रस्त हो जाएगी। आम जनता भी परेशान हो जाएगी, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, अब ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार के हिसाब से फीमेल स्लॉटर खराब है, स्लेवरी खराब है, सती प्रथा जो है वो खराब है, इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन आम जनता जो इसको आज के समय में बहुत बढ़िया मान के चल रही है, उसको एकदम से अगर ये चीजें इंट्रोड्यूस कराओगे विदाउट एनी नॉलेज, पहले एजुकेशन दो, उनको बताओ कि ये चीजें खराब है, उसके बाद उसको खत्म करो। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि ये तीनों चीजें खराब है और आप उसको खत्म करने की कोशिश करोगे, तो जनता तो अगेंस्ट में जाएगी। यहाँ पर ये हुआ, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई, ये नहीं बताया गया कि ये चीजें क्यों खराब है। ठीक है, एक लॉजिकल पॉइंट्स उनको, वैलिड पॉइंट्स उनको नहीं बताया गया, और सीधे सीधे क्या किया गया कि सोशल रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाए गए। द स्टेप्स टेकन इन द डायरेक्शन लीड द पीपल टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश वांट टू डिसइंटीग्रेट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। उनको तो ये लगा कि ये हमारी सोसाइटी के खिलाफ है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अगर ये सती प्रथा के खिलाफ है तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है, अगर ये स्लेवरी के खिलाफ है तो ये हमारे सोशल कस्टम्स, इवल्स, ट्रेडिशंस के खिलाफ है। ठीक है, और ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इंटरफेयर इन सोशल एंड नॉर्मल लाइफ कॉज्ड पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन। और यहां से क्या हुआ, पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन जो है वो शुरू हुआ। फ्यूडल लॉर्ड्स अगेंस्ट में हो गए, राजा महाराजा अगेंस्ट में हो गए, और अब पब्लिक जो थी वो भी यहां पर जो है डिससेटिस्फैक्शन उनमें प्रवेल हो गया ड्यू टू कल्चरल इंटरफेरेंस, सोशल इंटरफेरेंस, सोशल रिफॉर्म्स के चक्कर में। Thus we see that after the treaty of 1818 की ट्रीटी के बाद क्या क्या बदल गया कि undue interference of the British in the administration of the states of Rajasthan, कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का। एनुअल ट्रिब्यूट जो ब्रिटिश के द्वारा लगाई जाती है वो उनको दी जा रही है। ठीक है, प्रिविलेजेस ऑफ फ्यूडल लॉर्ड जो है उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, सोशल लाइफ ऑफ राजस्थान जो है उसके ऊपर इंटरवेंशन किया गया। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताई थी, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और इन सब चीजों के चक्कर में क्या हुआ, वही मेन पॉइंट जिसके चक्कर में क्रांतियां होती है, वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट। पहले सिर्फ डिस्कंटेंट था और अब क्या हो गया, वाइड स्प्रेड
डिसकंटेंट हो गया। द किंग्स, द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड जनरल पब्लिक वर ऑल डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश। जब भी ये चीजें होंगी, डिससेटिस्फैक्शन होगा, डिसकंटेंट होगा, तब तब क्या होगी, क्रांतियां देश में, समाज में होती रहेंगी। और वही ये जो सारी जो सिचुएशंस, परिस्थितियां बन रही है, वो किसकी तरफ आपको अग्रसर कर रही है, हमें अग्रसर कर रही है 1857 की तरफ, जहां पर क्या होने वाला है, क्रांति होने वाली है, रिवॉल्ट होने वाली है। ठीक है। ड्यू टू द सस्पिशियस एक्टिविटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस जो है वो क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे कि आप क्रिश्चियनिटी अपनाओ। और उनकी जो ये प्रसार प्रसार की जो ये मिशनरीज थी, वो उनकी क्या थी, सस्पिशियस एक्टिविटीज थी। द आइडिया बिगन टू डेवलप इन अजमेर मेरवाड़ा रीजन दैट ब्रिटिश ट्राइंग टू फोर्सिबली कन्वर्ट हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया कि आप हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हो, आप हमारे ट्रेडिशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप हमारे किंग्स के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। हम गरीब आज इसलिए हैं क्योंकि आपने हमारे किंग्स का पैसा छीन लिया, इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी खराब कर दी, कस्टम्स जो है उनको आप खराब कर रहे हो, सती प्रथा के अगेंस्ट में आप बात कर रहे हो। ये भी नहीं बता रहे कि सती प्रथा क्यों खराब है, पहले एजुकेशन तो दो, एजुकेशन भी नहीं दे रहे। एजुकेशन के काम क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि एजुकेशन का पैसा जो राजा एजुकेशन में लगाते, वो पैसा कहाँ जा रहा है, अब एनुअल ट्रिब्यूट में जा रहा है। ठीक है, सालाना जो पैसा उनको दिया जा रहा है। इन सारी हरकतें करने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स, हिंदू धर्म को तो खत्म करने की कोशिश की ही जा रही है, जो बल्कि अजमेर मेरवाड़ा रीजन में क्रिश्चियनिटी फोर्सिबली कन्वर्ट किया जा रहा है हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में। दिस लेड टू अ डीप रेसेंटमेंट टुवर्ड्स ब्रिटिश पावर। अब क्या होता है, पोइट्स जितने भी होते हैं, कवि होते हैं और लेखक होते हैं, वो भी यहाँ पर सामने आते हैं और क्या लिखते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लिटरेचर यहाँ पर लिखने की एक परंपरा जो है वो शुरू हो जाती है। देन द पोइट्स, द राइटर्स, उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन प्रमोटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स। अब यहां से क्या हो रहा है, एक तो व्यक्ति के दिल में नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, आप उन चीजों को, उन नेगेटिव फीलिंग्स को लिखकर, बुक्स में लिखकर, न्यूज़पेपर्स के थ्रू लिखकर, कविताओं के माध्यम से लिखकर, पूरे वाइड स्प्रेड उसको क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। किस चीज को प्रमोट कर रहे हो, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को। तो जब ये इस तरह की हरकतें होती हैं लेखकों द्वारा, कवियों द्वारा, तब ये जो चीजें होती हैं, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जो डिसकंटेंट होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है। इसीलिए तो ब्रिटिशर्स ने बाद में क्या किया, इन एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को खत्म करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये बाद में लगाए उन्होंने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने ये लगाए। कौन कौन से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा, ठीक है, कर्जन ने लगाया। तो क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 1857 में वो देख चुके थे कि कवियों और लेखकों द्वारा ही ये चीज़ों को एक्सपोनेंशियली राइज किया गया। उन्होंने जो लिखा, एक आदमी नेगेटिव फीलिंग लेके चल रहा है और उस नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक आदमी ने कोई कहानी लिख दी या कोई कविता लिख दी या कोई न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप गया और उसको 1000 लोगों ने पढ़ लिया, तो भैया वो एक्सपोनेंशियली राइज हो गई वो फीलिंग्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी कविताओं के माध्यम से, लेख के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, दे कंडेम्ड दोज किंग्स हु वर डिवोटीज ऑफ द ब्रिटिश पावर एंड प्रेज्ड दोज किंग्स एंड फ्यूडल्स हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर। उन्होंने क्या किया, दो तरफा वार किए। उन्होंने उन वो जो राजा थे जो ब्रिटिश पावर्स के साथ थे, उनको कंडेम करने की कोशिश की, उनको नेगेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश की, और जो राजा और जो फ्यूडल किंग्स जो ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट में थे, उनको एज अ देवता पोर्ट्रे करने की कोशिश की, एक पॉजिटिव, एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की। और उन पोइट्स में से कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करने के लिए जो लेखक थे वो कौन थे राजस्थान के। तो बाकीदास, जिन्होंने बाकीदास जी ख्यात लिखी, बीकानेर का इतिहास जिसमें है, राघोदास, पांडु गंगा जी, महाकवि सूर्यमल मिश्र आर नोटेबल, ये बूंदी के थे। ठीक है, सूर्यमल मिश्र, और ये 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था इन कवियों का। इन्होंने वीर सत्सई नाम की किताब लिखी, जो वीर सत्सई नाम की किताब 1857 की क्रांति का एक जीवंत जो है आपको उदाहरण प्रस्तुत करती है आपके सामने। ठीक है, वीर सत्सई। और भी इनकी कविताएं हैं, कहानियां हैं, किताबें हैं। इन्होंने टोटल 10 से ज्यादा किताबें लिखी, महान कवि सूर्यमल मिश्र ने। जैसे एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो वीर सत्सई लिखी इन्होंने, वंश भास्कर, राम रंजाट, बलवद विलास, छंद मयूंख, धातु रूपावली, सती रासो जैसी किताबें इन्होंने लिखी। ये 7 ग्रंथ इन्होंने लिखे कि इन्होंने, महाकवि सूर्यमल मिश्र ने। और ये कहाँ से संबंधित थे, बूंदी के शासक जो थे महाराव राम सिंह जी, उनके दरबारी कवि थे महाराव राम सिंह जी के। और राम सिंह जी के बारे में भी अभी आपको पढ़ाएंगे, बढ़िया। ठीक है, वो भी आएगा, बूंदी का भी क्रांति
ये सारी डिटेल्स जो है वो आपके सामने आएगी। तो इससे क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति के शुरू होने से पहले क्रांति की पृष्ठभूमि बन चुकी है। जो जितने भी कवि लेखक थे उन्होंने अपना काम कर दिया है, राजा महाराजाओं ने सहायक संधि करके बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई, सारी चीजें बिल्कुल उल्टी सीधी हो गई, फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर खत्म हो गई। इसके अलावा जो भी चीजें हो रही थी वो सारी आपके सामने अभी तक हमने लिखी। और एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 6 मिलिट्री कैंट्स थे ब्रिटिश सोल्जर्स इन राजस्थान। 6 मिलिट्री कैंट्स थे जहां पर क्या थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे राजस्थान के। कब की बात कर रहे हैं हम, 1857 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा, और आगे आने वाले समय में अगले 15-20 मिनट में आप देखेंगे कैसे एक एक जगह जो है वो क्रांति की शुरुआत हो रही है। स्टार्टिंग होती है नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ पर है, अजमेर के पास। जब NH8 से आप जाते हैं अजमेर की तरफ तो एक रास्ता पहले कटता है जो नसीराबाद की तरफ चला जाता है, ठीक है। नसीराबाद के कचौरे बहुत ज्यादा फेमस है। तो वहां से ये क्रांति जो है वो शुरू हुई। और इन सब कैंट्स की बात की जाए तो देयर वर 5000 सोल्जर्स इन कैंटोनमेंट्स। इन सारे कैंट्स में 5000 सोल्जर थे और कोई भी ब्रिटिश सोल्जर नहीं था। ये सारे हिंदुस्तानी सोल्जर्स थे। बस यहाँ पर 30 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, एज सुन एज द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉल्यूशन मेरठ में रिवॉल्यूशन हुई। मेरठ में रिवॉल्यूशन किसने की, मंगल पांडे साहब ने, शहीद मंगल पांडे, ठीक है। As soon as the information about the revolution Meerut was received by the agent of Governor General of Rajasthan। कौन है एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, लॉकेट, मैंने आपको बताया था। गवर्नर जनरल सबसे पहले, उनके बाद एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजेंट टू गवर्नर जनरल के बाद और आ रहे हैं पॉलिटिकल एजेंट्स, ठीक है, अलग अलग रियासतों के। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल यहाँ पर लॉकेट के पास ये खबर पहुंची और उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे उनको नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई यहाँ पर क्रांति शुरू हो गई है और जो है यहाँ पर आप इस तरह की सावधानियां बरतें, ठीक है। और ये कहा गया कि कोई भी रेबल जितने भी हैं उनको रियासतों में घुसने ना दिया जाए और ब्रिटिश पावर को जो भी अपोज करता है उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाए। यहां पर एक गलती ब्रिटिश सरकार ये कर गई कि जितने भी हिंदुस्तानी सैनिक थे उनसे हथियार छीन लिए गए। जब उनसे हथियार छीने गए तो उनको लगा कि भाई हम तो देशभक्त हैं, हम तो आपको कुछ परेशान कर ही नहीं रहे, क्रांति तो शुरू हुई है मेरठ में, तो हमसे क्यों हथियार छीने गए, हम पर क्यों ट्रस्ट नहीं है। तो ये जो ट्रस्ट का इशू हुआ ना हथियार छीनने की बात, यहां से इस पॉइंट के चक्कर में राजस्थान में जो है वो क्रांति शुरू हुई। अभी क्या हो रहा है, अभी के लिए ये है कि मैंने आपको यहाँ पर ये बताया, एक पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी पूरी, कि यहाँ से यहाँ तक क्या क्या हुआ वो सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है वो सारी बातें हम जान चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 6 मिलिट्री कैंट्स हैं, ठीक है। 6 मिलिट्री कैंट्स में क्या सिचुएशन है, 5000 सोल्जर हैं इन 6 मिलिट्री कैंट्स में और सिर्फ 20 अधिकारी हैं ब्रिटिश अधिकारी, है ना। अब ये 20 ब्रिटिश अधिकारी, 30 ब्रिटिश अधिकारी जो हैं ये डरे हुए हैं क्योंकि मेरठ में क्रांति शुरू हो गई है। मंगल पांडे साहब ने क्रांति शुरू कर दी है। एजीजी ने क्या किया, एजेंट टू गवर्नर जनरल ने प्रिंसली स्टेट के जितने भी राजा महाराजा हैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए कि जितने भी रेबल्स हैं क्रांतिकारी हैं उनका दमन किया जाए और जो भी ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट में बात करता है उनका दमन किया जाए और इनको एंट्री नहीं दी जाए रेबल्स को, ठीक है, स्टेट में। ये सारी चीजें यहाँ से शुरू हो गई, लेकिन जो होना था वो तो होगा। आगे आप देखेंगे कि नसीराबाद में सबसे पहले जो है वो क्रांति यहाँ से शुरू होती है। क्यों शुरू होती है उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, हथियार छीनने के कारण। इसको हम और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि नसीराबाद में कब ये चीज शुरू होती है, ठीक है। मेरठ में क्रांति कब शुरू हो रही थी, मेरठ में क्रांति आप देखें तो 10 मई को शुरू होती है, ठीक है। कब, 10 मई को। और नसीराबाद की बात की जाए, ठीक है, अगर सिर्फ नसीराबाद की मैं बात करूं कि नसीराबाद में क्रांति कब शुरू हुई तो उसकी डेट 28 मई 1857, ठीक है। 28 मई 1857 को क्या हो रहा है, नसीराबाद में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई। को अब डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश। तो हम बात करते हैं रीजंस की कि नसीराबाद से जो क्रांति शुरू हुई उसके रीजंस क्या क्या थे। तो सबसे पहला रीजन तो था कि नसीराबाद में कौन कौन सी कैंट, कौन कौन सी यूनिट जो थी, कौन कौन सी रेजिमेंट थी। 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, और 13th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एंट्री नहीं है ये इन्फेंट्री है,
ठीक है। 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो कहां पर पोस्टेड थी? नसीराबाद में। इंडियन आर्टिलरी जो थी, ट्रूप्स थी, आर्टिलरी आपको पता है तोप खाना वगैरह वो सारी चीजें, और सोल्जर्स जो थे कहां के? फर्स्ट बॉम्बे लैंसर्स के, वो कहां पर पोस्टेड थे? नसीराबाद में। ठीक है। जैसे ही इनको इंफॉर्मेशन मिली कि मेरठ में रेबिलियन स्टार्ट हो चुका है 10 मई 1857 को, द सोल्जर्स ऑफ 15 नेटिव इन्फेंट्री थॉट दैट ऑल दिस एक्शन वाज डन टू क्रश द इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, उनको ये लगा कि ये जो भी एक्शन हो रहा है मेरठ रेबिलियन के, वो इंडियन सोल्जर्स को और आर्टिलरी को खत्म करने के लिए हो रहा है, तो दे वर प्रिपेयर्ड टू यूज अगेंस्ट देम। ठीक है, देयरफॉर द स्पिरिट ऑफ रेबिलियन वाज अवेकन्ड इन देम। ये तो एक पॉइंट हो गया पहली बात तो। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है मेरिट रेबेलियन में, वो सोल्जर्स को खत्म करने के लिए। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पर होता है कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो होती है वो अजमेर में तोपखाना होता है पूरा। ठीक है, आर्टिलरी होती है अजमेर आर्मरी। ठीक है, जहां पर सारे हथियार वगैरह रखे जाते हैं। उसकी गार्ड कौन है? अजमेर आर्मरी के, जहां पर सारी तोपे वगैरह है, जहां पर सारी गोलियां बंदूकें वगैरह है, उसके गार्डिंग कौन कर रही है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, काफी टाइम से कर रही है वो। लेकिन इस डाउट के चलते क्या हुआ, इस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया? नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया गया। तो इन ये जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, उनको ये लगा कि यार ये क्या मतलब है कि क्रांति शुरू होगी और आप हम पे ट्रस्ट करना बंद कर दोगे। ठीक है, दिस क्रिएटेड अ फीलिंग इन द माइंड्स ऑफ द सोल्जर्स दैट दे वर बीइंग मिसट्रस्टेड। उनके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया है ब्रिटिश सरकार को। तो यहां से ये जो मिसट्रस्ट वाली जो बात है, ये इनके दिमाग में, दिल में घर कर गई कि भाई हमें हम पे ट्रस्ट क्यों नहीं है, कि हम जब से इतना समय हो गया हम अजमेर आर्मरी की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या अब हम धोखेबाजी कर जाएंगे? इस चक्कर में क्या होता है, हेंस दे गॉट एंग्री विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज। डन। ये पूरी चीजें यहां पर हो गई। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? दीज डेज इन द मार्केट्स एंड द कैंटोनमेंट मैसेंजर्स फ्रॉम बंगाल एंड दिल्ली केम टू राजस्थान इन द फॉर्म ऑफ मॉन्क्स एंड फकीर्स एंड प्रोपगेटेड अगेंस्ट द फैट कार्टेजेस। क्या हुआ? ये जो वसा युक्त एनिमल वसा की, भाई गाय की और सुअर की चर्बी जो है वो किस में है? इन गोलियों में है, इन कारतूसों में है। ऐसी एक कारतूस होता था। ठीक है, ब्राउन बेस नाम की पहले एक बंदूक थी। ठीक है, कौन सी थी? ब्राउन बेस। जब तक ये बंदूक चल रही थी, इसकी गोलियां चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अंग्रेजों ने क्या किया? नई एनफील्ड राइफल जो है वो यहाँ पर लॉन्च की, और एनफील्ड राइफल के जो कारतूस होते थे, जो गोलियां होते थे, वो इस राइफल में भरने से पहले उनका ऊपर का जो छिलका होता था वो मुंह से हटाना पड़ता था। और ऐसा कहा जाता था, ये जितने भी मॉन्क्स थे, ये फकीर्स थे जो बंगाल से और दिल्ली से राजस्थान आए थे, उनका ये मानना था कि ये जो कारतूस है, इस कारतूस को का जो ऊपर का जो छिलका है, जो कवरिंग है जिसको आप मुंह से हटाते हैं, ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। अब हिंदू जो है उनके लिए तो गाय मां समान है, और मुस्लिम्स जो है उनके लिए सुअर पवित्र है। तो ये जो चीज यहाँ पर हुई कि भाई हमारा धर्म धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। आप अगर मंगल पांडे मूवी देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से इस सीन को पोर्ट्रे किया हुआ है कि एक एक लड्डा है, एक गाड़ी है, बैलगाड़ी है, जिसमें सारी गोलियां वगैरह रख के जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है। उनमें से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है और एक डॉग जो है वो पीछे से भागता हुआ आता है उन गोलियों को सूंघते हुए। गोलियों में तो बारूद की खुशबू होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो कुत्ता सूंघता हुआ आता है और वो आके उन उन गोलियों को चाटने लग जाता है। वहां से ये चीज प्रूव होती है कि यहाँ पर क्या है, ये जो कार्टेज है इसमें मांस है, चाहे गाय का मांस हो या फिर सुअर का मांस हो। ये एक जो है, अब ये था नहीं था पता नहीं, लेकिन हाँ राइफल जरूर चेंज हुई थी। पहले ब्राउन बेस राइफल थी और बाद में एनफील्ड राइफल हो गई थी, और यहाँ इस ब्राउन बेस में कुछ भी नहीं करना पड़ता था, जबकि एनफील्ड राइफल में उस जो कारतूस होता था उसका ऊपर का छिलका यहाँ पर हटाना पड़ता था। और ये यहाँ पर एक पॉइंट जो है फैट कार्टेजेस का, यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, प्रोपोगेट हुआ ये मामला। इंडियन सोल्जर्स थॉट द ब्रिटिश वांटेड टू क्रिश्चियनाइज देम बाय डिसीट। वो धोखे से उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ जो मोड़ना चाहते हैं, उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट करना चाहते हैं। द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑल्सो कॉज्ड एक्साइटमेंट। ठीक है, तो यहाँ रिलीजियस सेंटिमेंट यहाँ हर्ट हुए, यहाँ पर मिसट्रस्ट की भावना शुरू हुई। ठीक है, मेरठ छावनी में ऑलरेडी जो है वो हो ही चुकी थी। इन सारी वजहों की वजह से क्या होता है कि क्रांति यहाँ पर नसीराबाद में शुरू होती है। यूरोपियन आर्मी एंड सम कैनन्स वर कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड टू कंट्रोल इंडियन ट्रूप्स। ठीक है, यूरोपियन आर्मी जो है वो बुलाई जाती है बाहर से। इसके अलावा कुछ तोप वगैरह है वो यहाँ से बाहर से मंगाई जाती है। और ये जो फैक्ट होता है ये सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन बाद में ये रिवील होता है जब तो एक्साइटमेंट स्प्रेड इन द आर्मी, तो आर्मी वापस उत्तेजित हो जाती है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये ऐसे इस तरह से चीजें चेंज क्यों हो रही है, जो परिदृश्य है वो चेंज कैसे हो रहा है। इन सारी चीजों के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है कि 28 मई
1857 को कहां पर क्रांति होती है? नसीराबाद में क्रांति होती है। ठीक है, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो आर्टिलरी के ऊपर कब्जा कर लेती है। एक स्टैम्पेड होता है, एक भगदड़ बच जाती है पूरे कैंट में, और जो सोल्जर्स होते हैं वो पूरी आर्मरी को लूट लेते हैं। सारे जितने भी क्या होते हैं, जितने भी बंदूकें वगैरह होती है, और उन सबको यहाँ पर लूट लेती है। और मेजर स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी जाती है, कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी जाती है। ये मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, मेजर स्पॉटिसवुड को मार दिया जाता है और कर्नल न्यूबेरी को यहाँ पर मार दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या किया गया? 28 मई 1857 को नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने आर्टिलरी के ऊपर कब्जा किया, आर्मरी के ऊपर कब्जा किया, मेजर स्पॉटिवस को मर्डर किया, कर्नल न्यूबेरी को मर्डर किया, और लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी जो है वो यहाँ पर जख्मी हो जाते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल फ्लेड नसीराबाद एंड टुक रिफ्यूज इन ब्यावर। वो वहां से जो और बाकी जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो नसीराबाद से भाग जाते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? ब्यावर में पहुंचते हैं। ठीक है, इनके यहाँ से भागने के बाद जितने भी खाली चर्च होते हैं या ऑफिसर्स बंगलो होते हैं उनमें आग लगा दी जाती है। ठीक है, द ट्रेजर चेस्ट वॉज ब्रोकन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो खजाना है वो लूट लिया जाता है। जो रेबल सोल्जर्स होते हैं वो बिल्कुल भी रक्तपात यहाँ पर नहीं करते, सिवाय स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी को मारने के अलावा। ठीक है, 4 ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे मरते हैं, और इंपॉर्टेंट जो है वो मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी है। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि नसीराबाद की जो विद्रोह है वो कब हुआ? 28 मई 1857 को हुआ। ठीक है, कौन सी इन्फेंट्री थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। किस किस की हत्या की गई? मेजर स्पॉटिसवुड की हत्या की गई और कर्नल न्यूबेरी की हत्या की। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द कंटोनमेंट, द रेबल सोल्जर्स जो थे वो कहाँ जाते हैं? दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। आप ये देखेंगे, ये एक जनरल ट्रेंड है कि जैसे ही ये क्रांति किसी भी जगह, चाहे नीमच में होगी, आगे अहुआ में होगी, कोटा में होगी, ये क्या करेंगे? जितने भी विद्रोही जो है, जो रेबल्स हैं, वो यहाँ पर क्रांति करके और कहाँ की तरफ जाएंगे? दिल्ली की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित करना था। तो जैसे ही ये सारा यहाँ पर ये पूरी चीजें होती हैं, उसके बाद सारे रेबल सोल्जर्स कहाँ जाते हैं? दिल्ली की तरफ जाते हैं। और विदाउट डिले ऑन 18 जून 1857, 28 मई से 15-20 दिन बाद ये कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद ब्रिटिश प्लेटून एनकैम्प द दिल्ली एंड बिहाइंड डिफीट देम, और ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। देन ये जो सारी पॉइंट्स हैं ये कहाँ लिखी हुई है? आरबीएससी बोर्ड की बुक में लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया। एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो एक फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे शक्तिशाली कैंट जो होता है, ठीक है, राजस्थान में, वो कौन सा है? नसीराबाद कैंट है। ठीक है, इसमें अब ये तो बात हो गई कि भाई ये दोनों ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इनकी हत्या की गई, हम तो ब्रिटिश लीडर्स ये थे। इंडियन लीडर्स कौन थे? नसीराबाद के सोल्जर्स का लीडरशिप किसके पास थी? तो वो थी बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, ये दो आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बख्तावर सिंह। और दूसरे कौन थे? डूंगर सिंह। ये दो इंपॉर्टेंट जो है सोल्जर्स थे जिन्होंने नसीराबाद छावनी का जो विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 नाम याद रखते हैं: बख्तावर सिंह, डूंगर सिंह, स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी। 15 नेटिव इन्फेंट्री, 28 मई 1857। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लॉक एंड हार्डी कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये भी नसीराबाद कैंट से जुड़े। डन। तो इसी के साथ यहाँ पर नसीराबाद में एक फेज होता है क्रांति का। उसके बाद नीमच। नीमच कहाँ पर है? नीमच हाल फिलहाल जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन उस समय मेवाड़ के अंडर में ही आता था। कहाँ पर आता था? मेवाड़ के राजा जो थे उनके अंदर, स्वरूप सिंह जी के अंडर में आता था। और यहाँ पर क्रांति कब हुई? नीमच की क्रांति की हम बात करें, पहली क्रांति कहाँ? ऐन से नसीराबाद में, और दूसरी क्रांति नीमच में हुई। नसीराबाद में कब हुई? 28 मई। और उसके जस्ट 5 दिन बाद 3 जून 1857 को कहाँ पर होती है? नीमच में होती है। डन। तो नीमच की क्रांति के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ही नसीराबाद कैंट की जो खबर है वो यहाँ नीमच पहुंचती है। When the information about the revolution in Nasirabad reached नीमच on 3 जून 1857, जो नीमच के जो सोल्जर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? यहाँ पर रिवोल्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं? पूरे कैंप को लूट लेते हैं और उस पर आग लगा देते हैं। आफ्टर लूटिंग द नीमच कंटोनमेंट्स, दे रीच्ड शाहपुरा। नीमच से मतलब मध्य प्रदेश से ये लोग कहाँ आते हैं? शाहपुरा आते हैं। वहां भी लूटते हैं। गवर्नमेंट बंगलोज जहाँ पर अंग्रेज रहते हैं उनको बर्न कर देते हैं। शाहपुरा के जो किंग है वो उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं, लॉजिंग प्रोवाइड कराते हैं रेबल्स को। ठीक है, उसके बाद रेबल्स शाहपुरा से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? निम्बा हेड़ा। ठीक है,
निम्बाहेड़ा में वहाँ के जो लोग हैं वो उनको वेलकम करते हैं। उसके बाद वो सारे रेबल्स जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। कैसे होते हुए, देवली, टोक, आगरा होते हुए। Then people welcomed the rebels at many places along the way, with the number of rebels also increased significantly। जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह होते हुए दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, वैसे वैसे जो लोग होते हैं वहाँ के आसपास के वो उनका स्वागत करते हैं और नंबर ऑफ रेबल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, लोग जो है वो जुड़ते जाते हैं और कारवा जो है वो बढ़ता जाता है। बेसिकली वही पॉइंट कि यहाँ पर आपने जो भी किया, ठीक है, कैंप को लूटा, फायर लगाई, उसके बाद वो कहाँ की तरफ कूच की, दिल्ली चलो, ठीक है। तो अंत जो था हर क्रांति का वो दिल्ली था, चाहे वो नीमच में शुरू हुई हो, चाहे वो नसीराबाद में शुरू हुई हो। एरनपुरा अहुआ की क्रांति भी अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें भी ये रहेगा। आफ्टर द रेबल्स लेफ्ट नीमच ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ एजीजी। अब एजीजी कौन है, लॉरेंस, ठीक है, एजीजी लॉरेंस, कैप्टन शॉवर्स रिक्लेम्ड नीमच on 8th June 1857 with the help of state of armies of कोटा, बूंदी और मेवाड़। कोटा की आर्मी, बूंदी की आर्मी और मेवाड़ की आर्मी की मदद से नीमच को रिक्लेम किया गया। कब, 8 जून को। 3 जून को यहाँ पर क्रांति होती है, 5 दिन बाद 8 जून को यहाँ पर रिक्लेम किया जाता है। कैप्टन एजीजी लॉरेंस की सहायता ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। कैप्टन जो है वो शॉवर्स यहाँ पर काम करते हैं। कैप्टन शॉवर्स रिलेटेड थे मेवाड़ रियासत से, ठीक है, और नीमच भी कहाँ से रिलेटेड था, मेवाड़ रियासत से। देन अब बात करते हैं एरनपुरा और अहुआ की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इस पूरी क्रांति में। एरनपुरा या अहुआ की सैनिक छावनी का बहुत ज्यादा रोल रहा, और ये किसके किसके मतलब नेतृत्व में हुई, ये जागीरदार जो थे वहां का महत्वपूर्ण, कुशाल सिंह जो थे, ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के, अहुआ के, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई। तो जागीरदार ऑफ मेवाड़ रेज द फ्लैग ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड चैलेंजिंग देयर पावर। When the army contingent of Jodhpur located in Erinpura received the information about the revolution in Nasirabad 21 अगस्त 1957 को, जैसे ही एरनपुरा में, भाई नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति होती है, कब होती है, 28 मई को। उसकी खबर पहुंचती है कहाँ पर, नीमच में, ठीक है। नीमच में कब पहुंचती है, 3 जून को। और उसकी खबर जो है वो अहुआ में, एरनपुरा में कब पहुंचती है, 21 अगस्त को। और वहां पर भी रेबल जो है वो हो जाता है, ठीक है, रेबेलियन जो है वो हो जाता है। वही सेम चीज लूटते हैं एरनपुरा स्टेशन को और दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं, कहाँ से होते हुए, मारवाड़ से होते हुए। और जैसे ही वो कहाँ पहुंचते हैं, पाली में पहुंचते हैं, तो उनकी मुलाकात होती है, जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी मुलाकात किससे होती है, ठाकुर कुशाल सिंह से होती है, अहुआ के। और अहुआ क्या है, एक विलेज है पाली डिस्ट्रिक्ट का, जहां के जागीरदार होते हैं कौन, ठाकुर कुशाल सिंह। और अब यहाँ पर जो काम होगा वो जबरदस्त होगा, कई युद्ध लड़े जाएंगे। गोरा काला का युद्ध यहाँ पर होगा, बिठोड़ा का युद्ध यहाँ पर होगा, पढ़ते हैं, मजा आएगा। When the rebels reached Pali, Thakur Kushal Singh of Ahua took them into his service. ठाकुर of Ahua was a powerful feudatory of मारवाड़ के बहुत ही पावरफुल जो है वो सामंत थे। कौन, ठाकुर कुशाल सिंह। और वो किसके अपोजिशन में थे, वो ब्रिटिशर्स के भी खिलाफ थे और वो महाराजा ऑफ जोधपुर के भी खिलाफ थे। महाराजा ऑफ जोधपुर कौन, तख्त सिंह, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी 3 पावर हो गई, एक तो हो गई कुशाल सिंह ऑफ अहुआ, एक हो गए मारवाड़ के तख्त सिंह, ठीक है, और तीसरे हो गए ब्रिटिशर्स के मैसन। ये यहाँ पर जो है एजेंट टू गवर्नमेंट, सॉरी पॉलिटिकल एजेंट हो गए। देन तो ही वाज द ओपोनेंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड Maharaja of Jodhpur, Takht Singh. It is said that many feudatories of Mewar and Marwar came to Ahua to assist Kushal Singh with their armies. बहुत सारे और feudatories जो थे वो मेवाड़ और मारवाड़ के आते हैं अहुआ, और कुशाल सिंह जी को क्या करते हैं, अपनी आर्मीज के साथ सहायता देते हैं। कुशाल सिंह यहाँ पर युद्ध लड़ेंगे, अभी देखना, मस्त शानदार तरीके से, ठीक है। 2 युद्ध होते हैं, एक युद्ध होगा 8 सितंबर 1857 को और दूसरा युद्ध होगा 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। दोनों युद्ध कहाँ हो रहे हैं, अहुआ में हो रहे हैं। कौन लड़ रहा है, ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ अहुआ, और अगेंस्ट में क्या रहता है वो बात करें, ठीक है। महाराजा ऑफ जोधपुर तख्त सिंह जो है वो अपनी आर्मी भेज रहे हैं कहां पर, अहुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ सिंघवी कुशलराज। सिंघवी कुशलराज तो नेतृत्व करते हैं, लेकिन जो मेन जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं यहाँ पर, वो ओनाड सिंह पवार और राजमहल लोढ़ा, ठीक है। ये 2, ओनाड सिंह पवार और राजमहल, ये 2 जो है ये यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स हैं जो महाराजा ऑफ जोधपुर की तरफ से यहाँ लड़ेंगे। कब, 8 सितंबर 1857 को। कहाँ पर ये युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम होता है बिठोड़ा का युद्ध। हालांकि यहाँ पे शायद दिया हुआ नहीं है, लेकिन बिठोड़ा युद्ध के नाम से ये जाना जाता है। नाउ द रॉयल आर्मी ऑफ जोधपुर युद्ध कर रही है, ठीक है, एक तरफ तो, और दूसरी तरफ ठाकुर कुशाल सिंह एंड द रेबल्स ऑफ अहुआ ये युद्ध कर रहे हैं।
Now the royal army of Jodhpur was defeated by the combined forces of ठाकुर and rebels of Awa. ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह जी ने 8 सितंबर 1857 को बिठौड़ा के युद्ध में जोधपुर की आर्मी को, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, सिंघवी कुशल राज कर रहे थे, और मेन लीडर्स, मेन जो सोल्जर्स थे वो कौन थे, ओनाड सिंह पवार और राजमहल, इनको यहां पर हराया। इन दिस स्ट्रगल द कैस्टेलियन ओनाड सिंह, ये जो अनार सिंह लिखा हुआ है ओनाड सिंह है, वो यहां पर मर गए। ठीक है, और सिंघवी कुशलराज जो थे वो अपनी लाइफ बचाते हुए यहां से भागे। और जोधपुर आर्मी के जितने भी कैनन्स थे, तोपे थी, वॉर मटेरियल था, वो अब क्रांतिकारियों के हाथ में था, और क्रांतिकारी और ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। ठाकुर कुशाल सिंह का पहला युद्ध 8 सितंबर 1857 को किसके खिलाफ हो रहा है, जोधपुर के महाराजा के खिलाफ। ठीक है, तख्त सिंह के खिलाफ। अब जब 8 सितंबर को ये हार गए तो अब क्या हो रहा है, अब कौन एक्टिव हो रहा है, एजीजी लॉरेंस जो है वो यहां पर एक्टिव होते हैं, और वो आउवा में खुद आते हैं अपनी आर्मी लेकर। ठीक है, और यहां पर 18 सितंबर 1857 को एक और धमाकेदार युद्ध होता है। लॉरेंस की आर्मी जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है उनकी आर्मी, और जो रेबल्स हैं, रेबल्स इंक्लूडिंग कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, उनके उसमें युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम होता है गोरा काला का युद्ध। ठीक है, या चेलावास, चेलावास स्थान पर ही युद्ध होता है। तो पहला 8 सितंबर को बिठोड़ा, 8 सेप्ट। ठीक है, और दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है गोरा काला का युद्ध, वो होता है 18 सेप्ट को, या इसको कहा जा सकता है चेलावास, चेलावास का युद्ध। डन। इन विच लॉरेंस सफर्ड डिफीट, और इसमें क्या होता है, ये एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है लॉरेंस जो है, ये यहाँ पर इनकी डिफीट हो जाती है। और रिवॉल्यूशनरीज क्या करते हैं, मैकमेसन जो मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल एजेंट है, मैकमेसन को मार देते हैं, और उनका जो सर होता है वो अहुआ के फोर्ट की दीवार से, अहुआ का फोर्ट का जो दरवाजा होता है, ये फोटो आपको बताएगी, अहुआ का फोर्ट की फोटो दिखाएगी, वहां पर मैकमेसन की गर्दन को काट के लटका दिया। और वही चीज जो हमेशा की तरह हो रही है, ये पूरी क्रांति हो जाने के बाद, ब्रिटिशर्स को हराने के बाद, जो रेबल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। इतना शानदार, मतलब आपने, आप सिर्फ एक ठाकुर हैं, एक जागीरदार हैं, आपने अभी अभी जोधपुर की आर्मी को, जो कि तख्त तख्त सिंह जी की है, उनको हराया है, आपने अंग्रेजों को भी हरा दिया। ठीक है, लॉरेंस को, और अंग्रेजों का मतलब ये नहीं है कोई कैप्टन या मेजर आया था, खुद एजेंट गवर्नर जनरल जो है वो अपनी आर्मी लेके आ रहे हैं, उनको भी आपने हराया। मैक मैसन जो पॉलिटिकल एजेंट है उसको मार दिया, और उसकी गर्दन काट के अहुआ के फोर्ट के गेट पर लटका दी। ये जो दृश्य था भयभीत करने वाला था। और ये देखिए सामने आपको जो फोटो दिख रही है अहुआ के किले की, यहाँ पर जो है वो लटकाया गया था मैक मैसन की गर्दन को। बहुत ही शानदार दृश्य। तरह से यहाँ पर ये जो फोटो आपको देखने को मिल रही है, ये गोरा काला का युद्ध, चेलावास का युद्ध, 18 सितंबर 1857, ये युद्ध की तस्वीर। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की जितनी तारीफ की जाए, उतनी उनके युद्ध कौशल की तारीफ की जाए, उनकी लीडरशिप की तारीफ की जाए, वो कम है। लेकिन अभी भी चीजें शांत नहीं हुई हैं। ठीक है, लॉरेंस को हरा देना और मैकमेसन की हत्या कर देना एक बहुत बड़ा सेटबैक था ब्रिटिश आर्मी की तरफ। जॉर्ज लॉरेंस डिड नॉट फॉरगेट द डिफीट ऑफ आहुआ। जॉर्ज लॉरेंस जो है वो इस हार को नहीं भुला पाएंगे, और उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बड़ी आर्मी जो है वो भेजी अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिगेडियर होम्स। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अहुआ भेजी, रिवेंज लिया गया ठाकुर जी अड्डी से, और 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम जो है वो अहुआ पे आक्रमण करते हैं। दोनों की बहुत बड़ी युद्ध होता है दोनों आर्मियों का। कौन कौन सी आर्मी का, एक आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी है उसका नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिगेडियर होम्स, और दूसरी आर्मी जो रेबल्स की आर्मी है उसका नेतृत्व कर रहे हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, और वो फोर्ट छोड़ते हैं एंड वेंट टू सलूम्बर, और वो वहां कहाँ पहुंच जाते हैं, सलूम्बर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये जो आपको ऊपर फोटो दिख रही है ये पाली का अहुआ फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है, पाली का अहुआ फोर्ट। Then, as soon as he left, British forces to control the fort of Ahua, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सेनाएं जो है वो अहुआ के फोर्ट का जो है वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। द फीलिंग ऑफ रिवेंज वाज सो स्ट्रॉन्ग इन द ब्रिटिश दैट दे लूटेड द एंटायर विलेज बैडली एंड ब्लू द फोर्ट ऑफ अहुआ विद गन पाउडर। तोपों से अहुआ के किले को उड़ा दिया जाता है, और पूरे अहुआ विलेज को जो है वो लूटा जाता है बुरी तरह, क्योंकि ब्रिटिश फौजों के मन में जो था वो रिवेंज लेने की जो भावना थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इतना ही नहीं, जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़ा जाता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, और बहुत सारी जो है वो
एट्रोसिटीज जो है वो वहाँ के रेसिडेंट्स, वहाँ के गांव वालों के साथ की जाती है, कहाँ के, अहुआ के गांव वालों के साथ। इस तरह से ये जो है ये यहाँ पर 3 युद्ध हुए। पहला बिठोड़ा का युद्ध बिटवीन कुशाल सिंह चंपावत एंड महाराजा तख्त सिंह। दूसरा युद्ध जो है गोरागाला का युद्ध, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 बिटवीन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एंड ब्रिगेडियर नहीं, एजेंट गवर्नर जनरल लॉरेंस की सेनाओं से। और तीसरा जो युद्ध होता है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और ब्रिगेडियर होम्स के द्वारा होता है। तीनों में ही जो है कुशाल सिंह चंपावत जीते हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरे में वो यहाँ से भाग जाते हैं, सलूम्बर पहुंच जाते हैं। भाई टारगेट तो यहाँ पर यही था ना कि इनको मारना है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। होम्स का टारगेट ये था, लेकिन वो नहीं वो टारगेट अचीव कर पाया। ठीक है, का मतलब ब्रिटिशर्स ही हारे ना। देन तो इस तरह से यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा, जो एरनपुरा और अहुआ की जो रिवॉल्यूशन थी वो। तो इस तरह से हमने 3 जो क्रांतियां थी वो अभी तक कर ली हैं। सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति होती है 28 मई 1857 को। दूसरी क्रांति नीमच में होती है 3 जून 1857 को। तीसरी क्रांति जो है वो 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा अहुआ में होती है। और अब हम शुरू करेंगे मेवाड़ में जो क्रांति की गूंज जो सुनाई देती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। जब चारों तरफ जो था क्रांति का माहौल था, तो मेवाड़ उससे अछूता कैसा रह सकता था। ठीक है, मेवाड़ के जो लोग थे, मेवाड़ की जो जनता थी, वो भी, उनमें भी गुस्सा भरा हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है, जितने भी फ्यूडिटरीज थे, जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे मेवाड़ के, वो अगेंस्ट थे किसके, ब्रिटिश पावर के। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जो थी नसीराबाद की 28 मई 1857 की जो इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द रिवॉल्यूशन, वो जैसे ही उदयपुर पहुंचती है, तो जितने भी ट्रूप्स थे मेवाड़ के वो रेडी कर दिए जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, जितनी भी सेना है मेवाड़ की वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में रिवोल्ट के लिए तैयार रहती है। लेकिन महाराणा ऑफ मेवाड़ कौन थे? महाराणा ऑफ मेवाड़ स्वरूप सिंह जी। स्वरूप सिंह जी के विजडम के कारण और हार्श एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश कैप्टन, जो पॉलिटिकल एजेंट थे वहां के, शावर्स, उन्होंने इस सिचुएशन को प्रिवेंट किया खराब होने से, वर्स होने से, कि भाई वो क्रांति वहां मेवाड़ में ना फैल जाए। और आपको पता है मेवाड़ की सेना कितनी ताकतवर थी, अगर वहां कुछ हो जाता तो ब्रिटिशर्स को बचाना मुश्किल होता है। एट दिस टाइम बोथ महाराणा एंड द कंपनी फियर्ड द फ्यूडल्स ऑफ मेवाड़, सो बोथ वर ऑब्लाइज्ड टू कोऑपरेट ईच अदर। महाराणा और कंपनी जो है वो दोनों एक साथ मिल गए। ठीक है, कौन से महाराणा? मेवाड़ के महाराणा कौन? स्वरूप सिंह जी। और कंपनी, कंपनी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पर? शावर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों साथ मिलते हैं। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एजेंट टू गवर्नर जनरल, महाराणा स्वरूप सिंह ऑफ मेवाड़ जो है वो लेटर भेजते हैं सारे सामंतों को, सारे फ्यूडिटरीज को 27 मई 1857 को, आस्किंग देम टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश मिलिट्री एक्शन। ब्रिटिशर्स के साथ वहां पर जो है वो कॉपरेट करें, और पॉलिटिकल एजेंट्स के जो निर्देश हैं, कैप्टन शावर्स के जो निर्देश हैं, उनको एज इट इज फॉलो किया जाए। ठीक है, उसके अलावा कैप्टन शावर्स जो है वो भी वार्निंग इशू करते हैं जो भी अपोजिंग फ्यूडल्स होते हैं, जो भी विपक्ष के जो फ्यूडल्स होते हैं उनको, और उनको कहा जाता है कि अगर आपने किसी ने भी शांति भंग करने की कोशिश की तो उनको बहुत ही बुरी तरह पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सलूम्बर के जो रावत है केसरी सिंह जी, उनको भी महाराणा ऑफ मेवाड़ के जो राइट्स हैं उसको चैलेंज करते हैं वो, कि भाई asked if demand of his traditional rights were not accepted in 8 days, then he will install a rival of Maharana to the throne, on the throne of Chittor. Captain Showers warned Rawat Kesari Singh or participated in any action of Maharana, he would be expelled from Rajputana. ठीक है, रावत केसरी सिंह को धमकी दी जाती है सीधे सीधे किसके द्वारा? कैप्टन शावर्स के द्वारा, कि आपने अगर कोई भी चीज महाराणा के बारे में बोली और कोई भी एक्शन अगर महाराणा के खिलाफ लिया तो आपको राजपुताना से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा और एस्टेट से डिपोज कर दिया जाएगा, एस्टेट से डिपोज कर दिया जाएगा। रावत केसरी सिंह was calmed down by the threat of Captain Showers। और इस तरह से यहाँ पर मेवाड़ में जो है वो क्रांति नहीं हो पाई। नीमच सैनिक छावनी की जो क्रांति थी उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो रह गई थी, वो मैं आपको एक बार थोड़े से फैक्ट्स जो हैं वो और बताऊं। नीमच सैनिक छावनी में 3 जून को जो है वो हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ था। उसका नेतृत्व राजा कौन थे? स्वरूप सिंह, क्योंकि नीमच छावनी जो है वो मेवाड़ के अंडर में ही आ रही है। ठीक है, और कब हुई थी? स्वरूप सिंह जी जो थे वो तो राजा थे, और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन शावर्स ही पॉलिटिकल एजेंट थे। उस क्रांति के जो लीडर्स थे वो कौन थे? मोहम्मद अली बेग पहले लीडर, और दूसरे लीडर हीरा सिंह। दूसरे लीडर कौन है? हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग एंड हीरा सिंह जो थे वो यहाँ पर दो जो थे लीडर्स थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? नीमच के जितने क्रांतिकारियों ने चित्तौड़ के डूंगला गांव में, चित्तौड़ का जो डूंगला गांव था वहां पर 40
अधिकारियों को, ब्रिटिश अधिकारियों को बंदी बनाकर रख लिया था। कहाँ पर रख लिया था? पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर है ना, वहां पर रख लिया था। ठीक है, डूंगला गांव में तो नहीं, डूंगला गांव में तो इनको वो किया था, क्या कहते हैं, अरेस्ट कर लिया था। किनको? 40 ब्रिटिश ऑफिसर्स को। किसके द्वारा? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के द्वारा। फिर बाद में स्वरूप सिंह जी ने इनको यहाँ से छुड़वा के कहाँ रखा था? जग मंदिर में रखा था। और देखभाल का काम किसको दिया था? गोकुल चंद मेहता। ठीक है, तो स्वरूप सिंह जो था वो ब्रिटिशर्स के साथ था। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन इन कोटा की। ये लास्ट टॉपिक में लूंगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है पूरी जो ये है, क्या कहते हैं, रिवॉल्ट, लेकिन हम जो है वो मेजर रिवॉल्ट्स की बात करेंगे। तो रिवॉल्यूशन इन कोटा इज द लास्ट टॉपिक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं पर असली जो है रिवॉल्ट हुई है तो वो कोटा में हुई है, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में एरनपुरा अहुआ में हुई है। ठीक है, कोटा हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 द स्टेट्स ऑफ राजस्थान। द मेन रीजन फॉर द रिबेलियन ऑफ कोटा वाज द पॉलिटिकल एजेंट जो थे वहां के मेजर बर्टन। ठीक है, वो थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कोटा महाराव को ये एडवाइस दी गई कि कुछ ऑफिसर्स जो है वो लॉयल नहीं है, और उनका जो एटीट्यूड है वो एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड है। ठीक है, और उनको कहा गया, मेजर बर्टन द्वारा ये कहा गया कोटा महाराव को। कोटा महाराव कौन थे? राव राम सिंह द्वितीय। ठीक है, उनको ये कहा गया कि ये जो ऑफिसर्स हैं जो लॉयल नहीं है, एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड जिनका है, उनको रिमूव किया जाए, और उनकी जगह जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को यहाँ पर बैठाया जाए और उनको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दिया जाए। ठीक है, अमॉन्ग द ऑफिसर्स टू हुम मेजर बर्टन डिपार्टमेंट हैंडेड ओवर जयदयाल, रतनलाल, जियालाल। आप देखेंगे कि यहाँ पर मेन जो बाद में लीडर निकल के आते हैं क्रांति के, वो जयदयाल ही निकल के आते हैं, और दूसरे मेन लीडर यहाँ पर मेहराब खां जो है वो भी आएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑफिसर्स थे, जयदयाल, रतनलाल, जियालाल थे। और जो मेजर बर्टन ने कहा कि ये जो 3-4 ऑफिसर्स हैं ये लॉयल नहीं है कोटा के लिए, और एंटी ब्रिटिशन का एटीट्यूड है, तो इनको यहाँ से निकाला जाए और इनकी जगह ब्रिटिशर्स को यहाँ पर नौकरी पर रखा जाए। और ये जो जो एडवाइस थी जो मेजर बर्टन ने महाराव को दी थी, ये जो है वो रिवील हो गई महाराव की आर्मी में और ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी में। और यहाँ पर क्या हुआ? सोल्जर्स ऑफ द आर्मी, उनको गुस्सा आ गया और वो उन्होंने यहाँ पर रिवेंज लेने की कोशिश की मेजर बर्टन से। और क्रांति कब शुरू होती है? क्रांति शुरू होती है 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा के जितने भी सोल्जर्स हैं वो उन्होंने रिवॉल्ट जो है, क्रांति जो है वो शुरू कर दी। डन। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से मेजर बर्टन की इस एक एडवाइस के चक्कर में यहाँ पर 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति शुरू हुई। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आप देखेंगे कि ये क्रांति कितनी फैलती है कि राव राम सिंह द्वितीय को ही कैद कर लिया जाता है। अभी आगे देखेंगे आपकी क्या होता है, और मेजर बर्टन को भी मारा जाएगा। द सोल्जर्स ऑफ कोटा सराउंडेड द रेसिडेंसी। यहाँ पर रेसिडेंसी को है जो है वो सोल्जर्स ऑफ कोटा सराउंड कर लेते हैं, और रेबल्स भी उनका साथ देते हैं और उनमें आग लगा दी जाती है। और इस बीच जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट होते हैं मेजर बर्टन, उनकी हत्या कर दी जाती है अलॉन्ग विथ हिज 2 सन्स। उनके 2 बेटे भी यहाँ पर उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, मेजर बर्टन की। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर शायद मिसिंग है, मैं बताऊँ कि यहाँ पर एक और इंसिडेंट हुआ था कि मेजर बर्टन की जब हत्या की गई थी तो उनकी गर्दन को काट के पूरे कोटा जिले में उसका प्रदर्शन किया गया था, खुला प्रदर्शन किया गया था जनता के सामने, मेजर बर्टन की गर्दन का। ठीक है, यहाँ पर किसको मारा गया? मेजर बर्टन को और उनके 2 बच्चों को। द रेबल्स टुक पोजीशन। उन्होंने क्या किया? रेबल्स जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने पूरे सिटी को पोजेस कर लिया, और महाराव का जो पैलेस था उसको सराउंड कर लिया। महाराजाओं का जो राजा था उसको सराउंड कर लिया, और महाराव को जो है इम्प्रिजन कर लिया उनके ही किले के अंदर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आया है कि ऐसी राजस्थान में ऐसी क्रांति हुई नहीं अभी कि राजा को ही बंदी बना लिया गया। कौन से राजा को बंदी बनाया गया? महाराव ऑफ कोटा। कौन थे? राव राम सिंह द्वितीय। द रिवॉल्यूशनरी देन फोर्स्ड महाराव टू साइन ए ट्रीटी विच हैड 9 कंडीशंस। और जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने महाराव राम सिंह के सामने एक ट्रीटी रखी, उनको मजबूर किया कि आप वो ट्रीटी साइन करो। उस ट्रीटी में क्या थी? 9 कंडीशंस थी। वन ऑफ दीज कंडीशंस वाज दैट मेजर बर्टन एंड हिज सन्स हैव बीन मर्डर्ड बाय ऑर्डर ऑफ महाराव हिमसेल्फ। उस ट्रीटी में ये लिखा गया कि जो मेजर बर्टन थे और उनके जो 2 बेटे थे उनका कत्ल करने का जो फरमान था वो खुद महाराव ने साइन किया था। Maharao was forced to behave at the will of the rebels until military aid was obtained from Karoli। और करौली से जो है वो मिलिट्री एड आती है, और महाराव करौली से आती है और किसको बचाती है? महाराव ऑफ कोटा को बचाती है। और यही वो समय था जब 18 तोपों की सलामी दी जाती थी कोटा को, सॉरी 17 तोपों की सलामी दी जाती थी कोटा को। ठीक है, और इनमें से 4 की कम कर दी गई थी और 13 तोपों की सलामी कर दी गई थी कोटा की, इसी एक इंसिडेंट की वजह से।
ठीक है, और करौली में वो 17 तोपों की सलामी कर दी गई थी। ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया कोटा के, सॉरी, करौली के जो राजा थे वो कौन थे? करौली के राजा थे मदन पाल उस समय, जिन्होंने मिलिट्री सहायता भेजी किसके लिए? महाराव राम सिंह के लिए, जो कोटा के थे। ठीक है, और इनको क्या उपाधि दी गई? उपाधि दी गई 17 तोपों की तो सलामी दी गई, और ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई करौली के मदन पाल जी को। Then the revolutionary held authority over the city of Kota for 6 months। 6 महीने तक कोटा का जो अथॉरिटी थी वो किसके हाथ में थी? क्रांतिकारियों के हाथ में थी। उन्होंने सरकारी जो बंगले थे, शॉप्स थे, वेपन स्टोर्स थे, उनको लूटा, उनमें आग लगाई, जो खजाना था डिस्ट्रिक्ट का वो लूटा यहाँ पर। और इट सीम्स दैट द रेबल्स गॉट द सपोर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कोटा। कोटा के जो ऑफिशियल्स थे उनका सपोर्ट था, और इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें हुई। के बाद मेजर H.G. रॉबर्ट्स जो है वो पहुंचे चंबल, चुंबल नहीं है, चंबल है, चंबल नदी के किनारे पहुंचे 22 मार्च को। 5,500 सोल्जर्स लेके नसीराबाद के, और उसके बाद यहाँ पर जो ये क्रांतिकारी थे इनको यहाँ पर खत्म किया और कोटा को फ्री करवाया क्रांतिकारियों के चंगुल से। के बाद जितने भी क्रांतिकारी थे उनको पनिश किया गया इन ह्यूमन वे में। अब यहाँ एक ही शब्द जो है वो बहुत ही बेहद शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। क्या हुआ होगा ये तो वही जानते हैं, लेकिन किताब में यही लिखा है कि रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनको बहुत इनह्यूमन वे में ट्रीट किया गया। जयदयाल के बारे में ये जरूर स्पेसिफिकली लिखा है कि जो लीडर थे, ठीक है, इस पूरे क्रांति के, जयदयाल और एक और थे रिसलदार मेहराब खां, ठीक है, वो उनको अरेस्ट किया गया और ब्लोन अप विद अ कैनन, एक तोप के सामने उनको खड़ा करके उड़ा दिया गया। ये अंत होता है कोटा की क्रांति का। इसके अलावा भी बाकी सारी चीजें हैं जो पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 5-6 जगह जहां पर हुई है, देखिए फोटोज वगैरह दी हुई है, इनके कॉजेज, इनके फेलियर्स वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो आगे आपको देखने को मिलेगी। पीडीएफ में मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जो सामने एग्जाम है उसके व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। पीडीएफ में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसका एक और एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो है मैं मेंस के टाइम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए इतना ही। जो कोटा की क्रांति के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं, 1857 की क्रांति को। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।